नोट फ्रॉम एम्परर नॉवेल्स। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, संगठन और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। यदि किसी पात्र, स्थान या घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें प्रस्तुत विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, संस्था या वास्तविक घटना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई हैं। कहानी में दिखाई गई असाधारण शक्तियां, रहस्य, जादू, काल्पनिक जीव और अन्य घटनाएं पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं और इन्हें वास्तविकता न माना जाए। इस कहानी के पात्रों एवं घटनाओं का उपयोग किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना का अपमान या गलत चित्रण करने के लिए नहीं किया गया है। जोर से खींचा, सीधे उसके दाहिने हाथ को बांधने वाली लोहे की चेन को तोड़ दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ फिर से आज़ाद हो गया। अपने दाहिने हाथ को खाली रखते हुए ये जियाओफान ने अपने बाएं पैर से बल लगाया। एक दरार के साथ उसका बायां पैर भी आज़ाद हो गया। जैसे ही ये जियाओफान ने इसी तरह आगे बढ़ने की योजना बनाई, एक चरमराहट के साथ मूल रूप से कसकर बंद किया गया भारी लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया। मुझे खोजा, चूंकि आप देने आए हैं। बूम! इससे पहले कि ये जियाओफान अपना वाक्य पूरा कर पाता, गुई क्यूई की मुट्ठी, रेत की बोरी जितनी बड़ी, तुरंत ये जियाओफान के डेंटियन पर आ गिरी। बल को पुनर्तः नियंत्रित किया गया। इस मौके ने डेंटियन को नुकसान पहुंचाए बिना केवल ये जियाओफान के शरीर के भीतर असली क्यूई को बिखेर दिया। फिर ये जियाओफान के मुंह में जबरन एक जोड़ी बदबूदार मोजे ठूंस दिए गए। ये बदबूदार मोजे निगरानी कक्ष के उस सुरक्षा अंकल के थे। इसके तुरंत बाद ये जियाओफान को केवल दर्द की कई लहरें महसूस हुई, मज्जा की गहराई में, जो उसके हाल ही में मुक्त हुए दाहिने हाथ और बाएं पैर से आ रही थी। टूटा हुआ मेरिडियन सहित हड्डियां टूट गईं, कई टुकड़ों में टूट गईं। ये जियाओफान चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में बदबूदार मोजे ने उसे कोई मौका नहीं दिया। ऐसा करने के बाद गुई क्यूई रुक गई और राहत के साथ कहा, अच्छी बात है कि मैं समय पर आ गया, अन्यथा तुम सचमुच भाग जाते, बच्चे। ये जियाओफान की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी। उसके सामने सफेद लैब कोट में रहस्यमयी आकृति को देखकर खून की झलक दिख रही थी। वह चाह रहा था कि वह उसका मांस खा सके और उसका खून पी सके। गुई क्यूई का ये जियाओफान के साथ संवाद करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बोलना जारी रखा, बच्चे, ध्यान से देखो कि मेरे हाथ में क्या है। ये तुम्हारे विवाह अनुबंध हैं। वे सभी 6 यहाँ हैं। गुई क्यूई ने ये जियाओफान की आंखों के सामने विवाह अनुबंध लहराया, फिर उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद उसने एक विंडप्रूफ लाइटर निकाला। एक क्लिक के साथ एक प्रचंड लौ तुरंत प्रज्वलित हो गई। मम्फ। ये जियाओफान ने दबी दबी आवाजें निकाली। उसके बाकी हाथ और पैर बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। आग की लपटें बुझने के बाद गुई क्यूई ने ये जियाओफान पर एक आखिरी नजर डाली। ठीक है, चूंकि काम पूरा हो गया है, अब अलविदा। मम्फ। ये जियाओफान दहाड़ना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि सफेद लैब कोट में रहस्यमयी आकृति दूर चली गई थी। खांसी। क्रोधित और उत्तेजित होकर पुराने खून का एक कौर ये जियाओफान के गले में चला गया, लेकिन उसे वापस नीचे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैर की एक ठोकर से वह बेहोश हो गया। 16 अध्याय 16 नींव निर्माण। डिंग! नियति का बच्चा ये जियाओफान भागने में असफल रहा, गंभीर रूप से घायल हो गया, क्यूई और रक्त उल्टाव का सामना करना पड़ा और बेहोश हो गया। ये जियाओफान की किस्मत में 10,000 का नुकसान हुआ। मेजबान को 100,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग! नियति की संतान ये जियाओफान ने अपनी आंखों से एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा अपने विवाह अनुबंध को जलाते हुए देखा। क्रोध से उसकी आंखें लगभग फूट गईं, उसकी मानसिकता फट गई। ये जियाओफान की किस्मत में 8,000 का नुकसान हुआ। मेजबान को 80,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग! नियति की संतान ये जियाओफान का एक हाथ और एक पैर अपंग था, उसे जीवन में पहली करारी हार का सामना करना पड़ा। ये जियाओफान का अभियान शुरू होने से पहले ही विफल हो गया, जिससे वह अपंग हो गया। उसकी मानसिकता फट गई, क्यूई और खून पलट गया। ये जियाओफान की किस्मत में 10,000 का नुकसान हुआ। मेजबान को 100,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग! नियति की संतान गुई क्यूई ने 10 साल पहले की गई प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, दुनिया में फिर से उभरकर। उसकी मानसिक स्थिति खराब है। गुई क्यूई की किस्मत में 20,000 का नुकसान हुआ। मेजबान ने 200,000 खलनायक अंक प्राप्त किए। डिंग! नियति की संतान गुई क्यूई ने नियति की संतान ये जियाओफान को हरा दिया। उनकी नियति आपस में टकराए और एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नियति के बच्चे गुई क्यूई की नियति ने 3,000 खो दिए। नियति के बच्चे ये जियाओफान की नियति ने 6,000 खो दिए। मेजबान को 90,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। यांत्रिक प्रणाली घोषणा ध्वनियों की एक श्रृंखला बजी। हालांकि बाई जियायू इस समय गहरी नींद में सो रही थी और उसने उनकी बात नहीं सुनी। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें उठी, बाई जियायू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक बार के लिए दुर्लभ प्रारंभिक वृद्धि। बाई जियायू ने आगे बढ़कर अपना फोन उठाया और देखा कि 7:35 बज रहे थे, काफी पहले। उसने सिस्टम खोला और 846,000 विलेन पॉइंट देखे। अच्छा हुआ, ये सीधे 500,000 से अधिक बढ़ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुई क्यूई की दक्षता इतनी अधिक होगी और वह चीज़ों को इतनी जल्दी निपटा लेगी। ये देखकर कि गुई क्यूई की कार्यकुशलता इतनी अधिक थी, बाई जियायू बहुत संतुष्ट थी। बाद में बाई जियायू ने अपना फोन अनलॉक किया, अपने वैकल्पिक खाते पर स्विच किया। निश्चित रूप से कई तस्वीरें और एक वीडियो पहले ही भेजा जा चुका था। भावनाहीन कैंची हाथ, आपके द्वारा अनुरोध किया गया कार्य पूरा हो गया है। बस एक संक्षिप्त वाक्य और फिर कुछ नहीं। सचमुच एक भावनाहीन हत्यारा। बाई जियायू ने उस पर नजर डाली और लापरवाही से उत्तर दिया, मुझे पहले से ही पता है। बहुत अच्छा। फिर बाई जियायू ने लोकेटर मानचित्र खोला। गुई क्यूई का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल बिंदु लंबे समय से विश्वविद्यालय जिले के पश्चिमी उपनगर में लौट आया था। हालांकि ये जियाओफान का प्रतिनिधित्व करने वाला सफेद बिंदु जियांगचेंग फर्स्ट अस्पताल में दिखाई दिया था। टूटे हुए हाथ पैर के साथ इलाज के लिए अस्पताल जाना सामान्य बात है। भले ही ये जियाओफान एक दिव्य चिकित्सक है, वह संभवतः अपनी चोटों का इलाज नहीं कर सकता है। इसके बाद बाई जियायू ने जियांगचेंग में बड़ी खबरों की जांच करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया।
किन्यू अभी भी वही दयनीय सरल व्यक्ति था, उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। ये पुष्टि करने के बाद कि नियति के बच्चों के साथ कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है, बाई जियायू ने अपना ध्यान वापस खुद पर स्थानांतरित कर दिया। खलनायक बिंदु होने पर बाई जियायू को तुरंत अपनी अभी तक जागृत हुई स्वर्ग विरोधी काया की याद आई। तो उसने पूछा, सिस्टम, सर्वोच्च येनोत्तम शरीर को जागृत करने के लिए कितने खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता है? मेजबान, सर्वोच्च येनोत्तम शरीर को जागृत करने के लिए कुल 3000,000 खलनायक अंक की आवश्यकता होती है। 3 मिलियन, इतना? ये नंबर सुनकर बाई जियायू तुरंत चौंक गई। स्वर्गीय विकास दाव बॉडी की मरम्मत के बारे में क्या? मेजबान, स्वर्गीय विकास दाव शरीर एक निश्चित शरीर है। 1000,000 खलनायक अंक 1% की मरम्मत कर सकते हैं। बाद के चरणों में और भी अधिक खलनायक अंक की आवश्यकता होगी। धिक्कार है, केवल 1% मरम्मत के लिए 1 मिलियन, और बाद में यह और अधिक महंगा हो जाता है। इसके लिए 100 मिलियन भी पर्याप्त नहीं होंगे। इतनी अपमानजनक कीमत सुनकर बाई जियायू शाप देने से खुद को रोक नहीं सकी। मेजबान, शांत हो जाए। जिसके लिए आप भुगतान करते हैं आप वही प्राप्त करते हैं। महंगे के अपने कारण हैं। इसे निश्चित शरीर कहा जाता है, इसलिए यह निश्चित रूप से सरल नहीं है। बाई जियायू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर से पूछा, फिर सिस्टम मॉल में इन दोनों शरीरों की कीमत क्रमशः कितने खलनायक अंक हैं? सुप्रीम यून एक्सक्लूसिव बॉडी 30 मिलियन। स्वर्गीय विकास दाव बॉडी के बारे में क्या? निश्चित शरीर, मेजबान का अधिकार अपर्याप्त है। अपर्याप्त अधिकार, ऐसा कोई नियम है? सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? बाई जियायू ने संदेह से पूछा। इसे निश्चित शरीर कहा जाता है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक निश्चित विषय है। अन्यथा इसे निश्चित की श्रेणी में क्यों रखा जाएगा? बाई जियायू, ओह, ऐसा लगता है कि आपने कुछ कहा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि आपने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चूंकि यह वर्जित है, मैं इससे अधिक नहीं पूछूंगा। बाई जियायू ने अधिक गहराई में न जाने का फैसला करते हुए कंधे उचकाए। वैसे सिस्टम, मेरे पास अब 800,000 खलनायक अंक हैं। मुझे फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चूंकि उसके शरीर को जगाना संभव नहीं था, इसलिए फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचना संभव होना चाहिए। साधारण फाउंडेशन स्थापना 200,000, मुख्यधारा औसत फाउंडेशन स्थापना सभ्य लेकिन अचूक, विशेषता फाउंडेशन स्थापना 300,000। आमतौर पर 5 तत्वों के लिए मौलिक गुण फाउंडेशन की स्थापना में अंधेरे, गड़गड़ाहट, बर्फ आदि जैसे विशेष गुण भी शामिल होते हैं। गुण आमतौर पर कृषक की आध्यात्मिक जड़ और शरीर से मेल खाते हैं। विशेष फाउंडेशन स्थापना 500,000। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड फाउंडेशन, अल्कमी फाउंडेशन, आर्टिफैक्ट फाउंडेशन और अन्य वैकल्पिक फाउंडेशन स्थापना विधियां। परफेक्ट फाउंडेशन प्रतिष्ठान 800,000। हेवनली दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान के रूप में भी जाना जाता है। यह हेवनली दाव के अनुरूप है, गहन और रहस्यमय। उद्धरण चिन्ह ... ओह सिस्टम, क्या आप मेरे खलनायक अंकों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या परफेक्ट फाउंडेशन स्थापना, आप इसका वर्णन बहुत ही शानदार, गहन और रहस्यमय तरीके से करते हैं। मैंने इसे कभी नहीं देखा है, कौन जानता है कि आप जो कहते हैं वो सच है या नहीं। तो मेजबान, क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ। चूंकि आप इसका वर्णन इतने रहस्यमय ढंग से करते हैं, इसलिए मैं परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चुनूंगा। डिंग, मेजबान के खलनायक अंक में 800,000 की कटौती की गई। मेजबान, परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल करने, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बनने पर बधाई। जिस क्षण उसने सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित की, बाई जियायू को पता चला कि वह वास्तव में लोगों को 2 दरवाजों पर ऐसा करते हुए देख सकती है। वे खेल रहे थे, बहुत जंगली। ओह, निर्णय करना कठिन है। दैवीय संवेदना प्रक्षेपण संभव था, लेकिन बाई जियायू इसके बारे में बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर सकती थी। इसके बजाय उसे अपने दिल में उदासी की हल्की सी भावना महसूस हुई। बाई जियायू ने चुपचाप अपनी दिव्य भावना वापस ले ली और कुछ देर तक चुप रही। एकमात्र चीज जो उसे आराम दे सकती थी वह थी उसकी दिव्य भावना की कवरेज रेंज। शायद परफेक्ट फाउंडेशन की स्थापना के कारण बाई जियायू को अपनी दिव्य संवेदना की सीमा असाधारण रूप से विशाल लगी। प्रारंभिक चरण में भी ये 10वीं के दायरे को कवर कर सकता है। यह एक सामान्य प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के दिव्य सेंस त्रिज्या का 10 गुना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 100 गुना है। कितना भयावह अंतर है, और यह केवल प्रारंभिक फाउंडेशन स्थापना चरण में था। बाद के चरणों के बारे में सोचते हुए बाई जियायू ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। सफलतापूर्वक अपना फाउंडेशन स्थापित करना भी एक दुर्लभ खुशी की घटना है। पुनर्जन्म होने के बाद मैं और क्या असंतुष्ट हो सकती हूँ? बाई जियायू ने चुपचाप खुद को सांत्वना दी। ये सोचकर बाई जियायू ने अपनी मानसिकता को फिर से समायोजित किया। क्योंकि वह सिस्टम पर भरोसा करती थी, सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित करने के बाद बाई जियायू का क्षेत्र बेहद स्थिर था। उसे विशेष रूप से अपने दायरे को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़े से अनुकूलन के बाद उसने सफलतापूर्वक उस शक्ति में महारत हासिल कर ली जो एक प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के पास होनी चाहिए। शक्ति से परिचित होने के बाद बाई जियायू ने आंख फूंक लिया और इत्मीनान से जियांगचेंग विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ी। जियांगचेंग विश्वविद्यालय डेक्सिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं अत्यंत व्यापक हैं और इसका शिक्षण संकाय शक्तिशाली है। विश्व स्तर पर भी ये शीर्ष 30 व्यापक विश्वविद्यालयों में शुमार है। ये 100 स्कूल्स कॉम्पिटिटिव लीग भी कोई साधारण बात नहीं है। जियांगचेंग में लगभग 1 दर्जन स्थानीय विश्वविद्यालयों के भाग लेने के अलावा अन्य प्रांतों के विश्वविद्यालयों की प्रतिनिधि टीमें भी भाग लेंगी। इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा की एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। ऐसे भव्य आयोजन के लिए बाई जियायू भी काफी दिलचस्पी रखती हैं। चाहे वह निशानेबाजी हो या अखाड़ा युद्ध, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बाई जियायू ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था। इनके अलावा प्रतिस्पर्धी लीग में कई अन्य दिलचस्प प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें से कुछ के बारे में बाई जियायू को पता है और कुछ को वह नहीं समझती है। ऐसा सोचते हुए बाई जियायू जल्द ही जियांगचेंग विश्वविद्यालय के मुख्य दक्षिणी द्वार पर पहुंची। सुरक्षा गार्ड को एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद बाई जियायू आसानी से अफू को, जिसके पास कोई आईडी नहीं थी, अंदर ले आए। 17 अध्याय 17 थंडर किंग बनाम दिव्य उपचारक पर्वत से उतरते हुए।
अधिकारी आखिरकार आप आ ही गए। कानून प्रवर्तन टीम के आगमन को देखकर निदेशक यांग तुरंत उनका स्वागत करने गए। बकवास की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे स्थिति बताओ। वेनसीयू ने शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे मुद्दे पर आ गए। इस महिला अधिकारी के दृढ़ और जोरदार तरीके को देखकर निदेशक यांग ने अपनी योजनाओं को टाल दिया और घटनाओं को ठीक से बताना शुरू कर दिया। ठीक है ऑफिसर, ऐसा ही हुआ। पिछली रात अंधेरी थी और हवा तेज थी। वह हवा गरज रही थी। रुको, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो। वेनसीयू ने निर्देशक यांग के अतिरंजित वर्णन को बाधित किया। ठीक है अधिकारी, निर्देशक यांग ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और जारी रखा। अभी कल रात लगभग 3 या 4 बजे एक रहस्यमय व्यक्ति हमारे अस्पताल में घुस आया। जैसे ही वह बोला, निदेशक यांग ने एक टैबलेट दिया। इसमें निगरानी बंद होने से पहले पकड़े गए रहस्यमय व्यक्ति के कई वीडियो क्लिप शामिल थे। पहली क्लिप में रहस्यमय व्यक्ति को एक निगरानी अंधे स्थान से निकलते हुए और फिर पिछले दरवाजे से अस्पताल में घुसते हुए दिखाया गया है। दूसरी क्लिप में रहस्यमय व्यक्ति को गलियारों में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए अस्पताल के ड्यूटी शेड्यूल को देखते हुए दिखाया गया। अंतिम क्लिप में रहस्यमय व्यक्ति को निगरानी कक्ष में प्रवेश करते हुए दिखाया गया और यही इसका अंत था। वास्तव में संदेहास्पद। जारी रखें। निगरानी वीडियो देखने के बाद वेनसीयू ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और निदेशक यांग को बात जारी रखने का संकेत दिया। ठीक है अधिकारी, निर्देशक यांग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उन्होंने वीडियो में रहस्यमय व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने सत्यापित किया है कि यह व्यक्ति हमारे अस्पताल से नहीं है। चूंकि निगरानी नष्ट हो गई थी, हम विशिष्ट विवरण पर स्पष्ट नहीं हैं। मुझे ये केवल दुर्घटनावश पता चला जब मैंने आज सुबह राउंड का नेतृत्व किया। इस बिंदु पर निदेशक यांग विस्तार से आगे बढ़ने से पहले रुके। आज सुबह मैं हमेशा की तरह नियमित दौड़ का नेतृत्व कर रहा था, तभी पाया कि हमारे अस्पताल के विशेष रोगियों में से एक के मुंह में एक जुर्राब भरा हुआ था। मैं जांच करने के लिए ऊपर गया और पाया कि मरीज कोमा में चला गया था। जांच के बाद मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मरीज के बाएं पैर और दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। ऐसा ही हुआ अधिकारी। इसके साथ ही निदेशक यांग ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। अचानक उसे एक बात याद आई जो वह भूल गया था और उसने झट से कहा, ओह ठीक है, मरीज के मुंह में जो मोजा था वह निगरानी कक्ष के सुरक्षा गार्ड का था। वेनसीयू ने सिर हिलाया और पास के सुरक्षा गार्ड की ओर देखते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। हाँ अधिकारी। आदेश सुनकर सुरक्षा गार्ड खड़ा हो गया और ईमानदारी से बोला, कल रात मैं हमेशा की तरह निगरानी कक्ष में रात्रि पाली में था। चूंकि देर रात अस्पताल में कुछ खास नहीं होता, इसलिए मैंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक मुझे जगाया गया, अस्पताल के नेताओं का एक बड़ा समूह मुझे घेर रहा था। तब मुझे नेताओं से पता चला कि कोई रात के समय अस्पताल में घुस आया था। मामला गंभीर होने के कारण गार्ड ने ईमानदारी से यह बात कबूल कर ली कि वह काम के दौरान सो गया था। तो आप कह रहे हैं कि आप में से किसी को नहीं पता कि क्या हुआ? वेनसीयू ने बिना भाव के मेज थपथपाए। वेनसीयू को उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना जटिल होगा। मानसिक अस्पताल के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं पता था और पीड़ित एक मनोरोग रोगी था। एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करें। अधिकारी, हमें कैसे पता चलेगा? आखिर किसने सोचा होगा कि कोई मानसिक रोगी को पीटने और घायल करने के लिए मानसिक अस्पताल में घुस जाएगा? निर्देशक यांग ने बेबसी से कहा। वेनसीयू ने निदेशक यांग की ओर देखा और शांति से कहा, यह एक उचित बात है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे उस मरीज से मिलने ले चलो और देखो कि क्या हम उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। निर्देशक यांग ने आह भरी। उन्होंने फिर कहा, हालांकि अधिकारी, पीड़ित आखिरकार एक मनोरोग रोगी है। वह जो कहता है उसका अधिक संदर्भ मूल्य नहीं हो सकता है। मैं इसका निर्णायक बनूंगा। रास्ता दिखाओ। निर्देशक यांग के अनुस्मारक का सामना करते हुए वेनसीयू असाधारण रूप से शांत दिखे। बहुत अच्छा अधिकारी, कृपया मेरे पीछे आओ। महिला अधिकारी की जिद देखकर डायरेक्टर यांग ने बात करना बंद कर दिया। जल्द ही निदेशक यांग के नेतृत्व में समूह उस अस्पताल की ओर चला गया जहां ये जियाओफान स्थित था। क्योंकि ये जियाओफान की चोटें बहुत गंभीर थीं, अस्पताल ने अभी तक सर्जरी की व्यवस्था नहीं की थी, केवल उसके हाथों और पैरों के लिए सरल उपचार प्रदान किया था। ये जियाओफान, ये कानून प्रवर्तन ब्यूरो से कैप्टन वेन है। वह आपसे कुछ बातें पूछने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक से उत्तर दें। वार्ड में प्रवेश करते हुए निदेशक यांग ने तुरंत ये जियाओफान को आगंतुक की पहचान बताई, इस डर से कि कहीं उसके पास कोई घटना न हो और वह लोगों पर हमला करना शुरू कर दे। ये सुनकर कि कानून प्रवर्तन ब्यूरो से कोई आया है, ये जियाओफान तुरंत उत्साहित हो गए। अधिकारी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बीमार नहीं हूँ। अधिकारी, उसकी बकवास मत सुनो। हर मानसिक रोगी कहता है कि वे बीमार नहीं है। निदेशक यांग ने तुरंत समझाया। चुप रहो, मैं खुद तय कर लूंगा कि वह बीमार है या नहीं। मुझे तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अधिकारी को क्रोधित होते देख निदेशक यांग केवल एक शर्मीली मुस्कान दे सके और एक तरफ हट गए। और अधिक ध्यान भटकाए बिना वेनसीयू सावधानी से ये जियाओफान के पास गई और शांति से बोली, ये जियाओफान, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। आपको सच्चाई से उत्तर देना होगा। ये निर्धारित करेगा कि क्या मैं आपको बचा सकता हूँ। क्या आप समझे? मैं समझता हूँ अधिकारी, कृपया पूछो। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। ये जियाओफान ने बार बार सिर हिलाया। ये जियाओफान को सामान्य रूप से व्यवहार करते हुए देखकर वेनसीयू राहत की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। संचार संभव था। जब तक वे संवाद कर सकते हैं, चीजों को संभालना आसान होगा। ये सोचते हुए वेनसीयू ने एक कलम और कागज निकाला और पूछा, नाम? ये जियाओफान। लिंग? पुरुष। उम्र? 21। घर का पता? ... 10 से अधिक प्रश्नों की एक श्रृंखला के बाद ये जियाओफान के उत्तर उतने ही ईमानदार थे जितने वे हो सकते थे। उसकी मृत्यु के भय के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था। आप मुझे बिल्कुल सामान्य लगते हैं। आप मानसिक अस्पताल में कैसे पहुंचे? बोलने के बाद वेनसीयू की अमित दृष्टि तुरंत निर्देशक यांग पर पड़ी। निर्देशक यांग का शरीर अकड़ गया और उन्होंने झट से कहा, कैप्टन वेन, यह एक गलतफहमी है। ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। आपको इस बच्चे को बिल्कुल भी आपको धोखा नहीं देना चाहिए। ओह, गलतफहमी? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हो? वेनसीयू की निगाहें ठंडी हो गईं।
वह अपने जीवन में जिस चीज़ से सबसे अधिक नफरत करती थी वह अवैध आपराधिक गतिविधि थी। वह विशेष रूप से दुनिया के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन ब्यूरो में शामिल हुई थी। तो ये सुनकर कि ये जियाओफान की स्थिति में और भी कुछ हो सकता है, वह क्रोधित हो गई। वह हर चीज़ की जांच करना चाहती थी और इसके पीछे के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहती थी। वह जियांग शहर में न्याय बहाल करेगी। कैप्टन वेन, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुने। नहीं, मेरा स्पष्टीकरण, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुने। ठीक है, बोलो। वेनसीयू ने निर्देशक यांग को बेहद शांति से देखा। कैप्टन वेन, यह ऐसा था। उस दिन मुझे एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया था कि तारांकन चौराहे पर एक मानसिक रोगी घोटाला कर रहा है। मुझे लगा कि इस पर विश्वास न करने से बेहतर है, इसलिए मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि ये जियाओफान भीड़ से घिरा हुआ है। मैंने आसपास खड़े लोगों से पूछा और उन सभी ने ऐसी बातें कही, इस व्यक्ति को निश्चित रूप से कोई समस्या है और ये व्यक्ति चिल्लाता रहता है कि वह एक दिव्य डॉक्टर है जो लोगों को बचा सकता है। जैसे ही मैंने सुना मुझे पता था कि यह सही था, यह मानसिक टूटने के लक्षणों में से एक है। गलत निदान से बचने के लिए मैं आगे बढ़ा और ये जियाओफान से कुछ प्रश्न पूछे और पाया कि वह वास्तव में एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था। और अधिक पुष्टि करने के लिए मैं उसे और परीक्षणों के लिए वापस अस्पताल ले आया और जैसा कि पता चला वह वास्तव में मानसिक रूप से बीमार था। चूंकि हमें कोई अभिभावक नहीं मिला, इसलिए मैं केवल उसे निगरानी के लिए अस्पताल में रख सकता था और नवीनतम चिकित्सा प्रोटोकॉल के साथ उसका इलाज कर सकता था। अब इसे देखते हुए मेरी उपचार योजना वास्तव में काफ़ी प्रभावी रही है। वह अब आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम है, कैप्टन। इस बिंदु पर निदेशक यांग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई, जैसे कि लोगों को बचाने और अच्छा करने के अपने कार्य से संतुष्ट हों। नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं था, अधिकारी। उस पर विश्वास मत करो, वह आपसे झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। मुझे उसके द्वारा वहां जाने के लिए धोखा दिया गया था। अधिकारी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरा विश्वास करो। इस बूढ़े बूढ़े आदमी को वास्तव में अपने सामने काले और सफ़ेद घुमा फिरा कर और बकवास बातें करते हुए सुनकर ये जियाओफान तुरंत उन्मत्त हो गया। कैप्टन वेन, इस बच्चे पर विश्वास मत करो। मुझे लगता है कि वह बस एक और प्रकरण कर रहा है। इससे पहले इस बच्चे ने यह भी दावा किया था कि उसके पास 7 विवाह अनुबंध हैं और उसने कहा कि वह बाई परिवार की दूसरी मिस का मंगेतर है और यहाँ तक कि बूढ़ी मास्टर बाई को भी उससे मिलने पर उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना होगा। उसके जैसा एक गरीब बच्चा न जाने कहाँ से वह बूढ़ी मास्टर बाई को कैसे जान सकता है। निर्देशक यांग ने तुरंत धर्मी आक्रोश के साथ जवाब दिया। ये शब्द सुनकर वेनसीयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। बाई जियायू, ये फिर से बाई जियायू के साथ कैसे जुड़ गया? अधिकारी, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मेरी वास्तव में मिस बाई जियायू के साथ सगाई हुई है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। कैप्टन वेन, इस बच्चे की बकवास पर विश्वास मत करो। उसे देखो, क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो बाई परिवार को जानता होगा? ... वे दोनों तुरंत फिर से बहस करने लगे। रुकना... 18 अध्याय 18 आपका मतलब है एक ग्रैंड मास्टर, आपका एक पैर और एक हाथ अपंग है। हर कोई चुप हो जाए। वेनसीयू को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला था। पहले अवैध प्रवेश, फिर मानसिक बीमारी और अब बाई परिवार इसमें शामिल है। ये पूरा मामला अविश्वसनीय रूप से जटिल होता जा रहा था। हालांकि ये तथ्य कि ये जियाओफान वास्तव में बाई परिवार के बारे में जानता था वास्तव में संदिग्ध था। शायद यह इस मामले के लिए निर्णायक बिंदु हो सकता है। जियांगचेन का बाई परिवार लंबी विरासत वाले जियांगचेन के 6 महान परिवारों में से एक था। यदि बाई परिवार मास्टरमाइंड होता तो इन घटनाओं को मुश्किल से एक साथ जोड़ा जा सकता था। लेकिन जियांगचेन के 6 महान परिवारों में से एक के रूप में बाई परिवार के पास इस तरह से पहाड़ों के एक बच्चे को निशाना बनाने का कोई कारण नहीं था। ये सोचते हुए वेनसीयू को ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में चली गई हो, सच्चाई की दिशा देखने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई हो। वेनसीयू ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को पुनर्व्यवस्थित किया और पूछताछ के दौरान शांति से पूछा, ये जियाओफान, आप कहते हैं कि आपका बाई जियायू के साथ विवाह अनुबंध है। क्या आपके पास कोई सबूत है? प्रमाण। सबूत बहुत पहले ही बाई जियायू द्वारा फाड़ दिए गए थे। विवाह प्रमाण पत्र के बारे में सोचते हुए ये जियाओफान एक कड़वी मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। अधिकारी, मेरे पास मूल रूप से विवाह प्रमाण पत्र था, लेकिन वह गलती से नष्ट हो गया। चेहरा खोने से बचने के लिए ये जियाओफान ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया कि विवाह प्रमाण पत्र बाई जियायू द्वारा फाड़ दिया गया था और अपनी कहानी को ये गलती से नष्ट हो गया था मैं बदल दिया। नष्ट हो गया? फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, वेनसीयू ने भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। सबूत के बिना विवाह अनुबंध का मामला सिर्फ दूसरों के खिलाफ ये जियाओफान का शब्द था और ये जियाओफान को पहले से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का संदेह था। वह बिल्कुल फोन करके यह नहीं कह सकती थी, दादाजी बाई, मेरे यहाँ एक मानसिक रोगी है जो आपके परिवार के साथ विवाह अनुबंध करने का दावा कर रहा है। क्या आप कृपया आकर देख सकते हैं कि क्या ये सच है? अगर वह वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करती तो उसके दादाजी अगले ही पल अपनी बेट के साथ आकर उसे पीटते और फिर माफी मांगने के लिए उसे बाई परिवार के पास खींच ले जाते। इसके बारे में सोचते ही वेनसीयू को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अधिकारी, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं वास्तव में मिस बाई जियायू का मंगेतर हूँ। यदि आप ओल्ड मास्टर बाई को यहाँ लाते हैं तो वह साबित कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जियाओफान तुरंत चिल्लाया, बस ये जियाओफान, बकवास करना बंद करो। बूढ़ी मास्टर बाई की छवि कैसी है? तुम तो एक तुच्छ गरीब बच्चे हो। क्या बूढ़ी मास्टर बाई की उपस्थिति कुछ ऐसी है जिसे तुम सिर्फ इसलिए देख सकते हो क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? निदेशक यांग गुस्से से बाहर निकल गए। हास्यास्पद मत बनो। बाई परिवार जियांगचेन के 6 महान परिवारों में से एक था। यदि यह मामला वास्तव में बाई परिवार तक पहुंच गया तो वह अब जियांगचेन में जीवित नहीं रह पाएगा। अपनी आजीविका की खातिर वह ये जियाओफान को अपनी मौत की तलाश नहीं करने देगा। बस बहस करना बंद करो तुम दोनों, वेनसीयू ने उन्हें रोकने के लिए सख्ती से चिल्लाया। एक पल रुककर उसने फिर कहा, हम शादी के अनुबंध के मामले को अभी के लिए अलग रख देंगे। ये जियाओफान, ध्यान से सोचो। क्या तुमने कल रात कुछ देखा, विशेषकर उस रहस्यमय व्यक्ति के संबंध में? आपका मतलब उस बूढ़े कमीने से है जो मार्शल एथिक्स के नियमों का पालन नहीं करता है?
भले ही वह बूढ़ा हरामी राख में बदल जाए, फिर भी मैं उसे याद रखूंगा। पिछली रात के रहस्यमय व्यक्ति के उल्लेख पर ये जियाओफान तुरंत भावुक हो गया और उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। अगर उस बूढ़े कमीने ने मेरे एक पैर और एक हाथ को अपंग नहीं किया होता तो मैं बहुत पहले ही उस नरककुंड को छोड़ चुका होता, ये जियाओफान ने दांत पीसते हुए कहा। क्या कोई अन्य विशेषताएं हैं? उदाहरण के लिए उसकी शक्ल, ऊंचाई, या वह व्यक्ति बाएं हाथ का था या दाएं हाथ का, वह कौन से उपकरण का उपयोग करता था, आदि। वेनसियू ने धैर्यपूर्वक पूछताछ की। दिखाए, उस बूढ़े कमीने ने अपने मुंह पर सफेद कपड़ा बांध रखा था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख सका। उसकी ऊंचाई मेरी तुलना में थोड़ी अधिक लंबी लग रही थी। वह अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था और उसने किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया था। उसने औजारों का उपयोग नहीं किया। ये कैसे संभव है? कानून प्रवर्तन दल के सदस्य सदमे से भरे हुए थे। ये जियाओफान ने साधारण पुरुष अधिकारी को तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा और समझाया, वह बूढ़ा कमीना मार्शल डाउ का आदमी है, कम से कम एक स्थापित ग्रैंड मास्टर है। अन्यथा चाहे मैं कितना भी लापरवाह क्यों न हो, एक गुप्त हमला सफल नहीं होता। अब भी ये जियाओफान को अभी भी विश्वास था कि वह बस क्षण भर के लिए लापरवाह था और चकमा देने में विफल रहा, जिसके कारण उस बूढ़े कमीने के हाथों उसकी संकीर्ण हार हुई। अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो वह निश्चित रूप से उस बूढ़े कमीने को दिखा देगा कि एक दिव्य डॉक्टर के तरीके क्या होते हैं। इंतजार, आप कह रहे हैं कि एक ग्रैंड मास्टर व्यक्ति आपके एक पैर और एक हाथ को अपंग करने के लिए अस्पताल में घुसाया था? वेनसियू ने ये जियाओफान को अविश्वास से देखा। एक ग्रैंड मास्टर? वह एक ग्रैंड मास्टर था, न केवल जियांगचेंग में बल्कि पूरे जियांगन प्रांत में। एक ग्रैंड मास्टर एक शीर्ष स्तरीय व्यक्ति था। एक ग्रैंड मास्टर पहाड़ों से आए एक गरीब बच्चे को पीटने के लिए मानसिक अस्पताल में घुस गया। क्या ये तर्कसंगत था? इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? हुआजिंग के एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में क्या एक स्थापित ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे निशाना बनाना सामान्य बात नहीं है? ये जियाओफान ने सभी पर तिरस्कार भरी नजर डाली। एक हुआजिंग मार्शल आर्टिस्ट? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमारे निर्देशक को एक मुक्का मारकर आईसीयू में भेज दिया। निर्देशक यांग ने सोच समझकर सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली टाइगर कुर्सी इस बच्चे को रोक नहीं सकी। ये पता चला कि यह बच्चा एक मार्शल आर्टिस्ट था। रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम हुआजिंग के चरम पर हो? अचानक निर्देशक यांग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, ये जियाओफान ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। तो फिर तुम चले क्यों नहीं गए? मुझे याद है कि वे लोहे की जंजीरें एक शिखर हुआजिंग मार्शल आर्टिस्ट को रोक नहीं सकती। निर्देशक यांग ने अस्पताल के बिस्तर पर बैठे ये जियाओफान को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये समझ से परे था, इस व्यक्ति के विचार बहुत विचित्र थे। मैं अभी आया, तुम्हें इससे कोई समस्या है? ये जियाओफान ने बेहद अधीरतापूर्ण स्पष्टीकरण दिया। यदि कैप्टन वेन वहां नहीं होते तो उन्हें यांग उपनाम वाले इस बूढ़े व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं होती। उस पर बिजली चलाने का दुस्साहस अक्षम्य था। निर्देशक यांग अजीब ढंग से मुस्कुराए। हाँ, कोई बात नहीं, अभी टूटा। वेनसियू ने ये जियाओफान को संदिग्ध दृष्टि से देखा। वेनसियू स्वाभाविक रूप से ऐसे झूठे शब्दों पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया या उसका पर्दाफाश नहीं किया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, तो फिर वह ग्रैंड मास्टर आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए अस्पताल में क्यों घुसेगा? निर्देशक यांग के विपरीत वेनसियू एक महान परिवार से आते थे और मार्शल दाओ की दुनिया के बारे में उनसे कहीं अधिक जानते थे। ये जियाओफान के ये कहने के बाद कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है और उस पर एक ग्रैंड मास्टर ने घात लगाकर हमला किया था, वेनसियू ने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा, और वह था बदला। ये पिछली पीढ़ी से चला आ रहा खून का झगड़ा भी हो सकता है। यदि ऐसा होता तो ग्रैंड मास्टर की हरकतें समझाई जा सकती थीं। ये सोचकर वेनसियू राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चूंकि यह मार्शल दाओ दुनिया के भीतर एक शिकायत थी, ये कानून प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मार्शल कलाकारों ने मार्शल कौशल को महत्व दिया और ग्रेट जिया ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक वे बहुत आगे नहीं बढ़ गए, उन्होंने मूल रूप से मार्शल कलाकारों को चीजें खुद ही संभालने दी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि मार्शल कलाकार जो चाहें वह कर सकते थे। मार्शल कलाकारों के लिए ग्रेट जिया के पास एक विशेष विभाग था, ड्रैगन ग्रुप। संक्षेप में, ये जियाओफान के मामले को केवल सच्चाई से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, इसका अब उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं भी नहीं जानता। मैं कुछ दिन पहले ही पहाड़ से नीचे आया था और जियांगचेंग में अपने दूसरे दिन मुझे यांग नाम के उस बूढ़े व्यक्ति ने धोखे से उस नरककुंड में डाल दिया था। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह बूढ़ा हरामी ग्रैंड मास्टर मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? ये जियाओफान ने कड़वी मुस्कान दी। उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने कभी किसी ग्रैंड मास्टर को नाराज किया हो। अचानक प्रेरणा की एक किरण ये जियाओफान पर गिरी। क्या ऐसा हो सकता है? उस मृत बूढ़े आदमी का कोई पुराना दुश्मन? यदि यह वह मृत बूढ़ा व्यक्ति होता तो एक ग्रैंड मास्टर का शत्रु होना असंभव नहीं था। ये सोचते हुए ये जियाओफान एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अब चूंकि मृत बूढ़ा व्यक्ति चला गया था, वह बूढ़े व्यक्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रतिशोध का निशाना बन गया। ठीक है, चूंकि यह आपकी मार्शल दाओ दुनिया में एक निजी शिकायत है, आप इसे स्वयं ही हल कर सकते हैं। वेनसियू ने अपना हाथ लहराया। वह हजारों, 10,000 बार इस मामले में शामिल होने को तैयार नहीं थी। अभी ये जियाओफान के चेहरे पर सूक्ष्म भावों से वेनसियू ने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसने स्पष्ट रूप से कुछ सोचा था, लेकिन चूंकि ये जियाओफान ने यह नहीं कहा था, इसलिए उसने नहीं पूछा। वेनसियू मूर्ख नहीं था, वह इन गंदे पानी में नहीं जाने वाली थी। जब बात साफ थी तो यही खत्म होने दीजिए। हालांकि बाई शुटोंग के साथ उसकी दोस्ती और वेन और बाई परिवारों के बीच संबंधों के कारण वह बाई परिवार को एक तरह की चेतावनी के रूप में ओल्ड मास्टर बाई को इसके बारे में बताती थी। इसके अलावा वह शक्तिहीन थी। 19 अध्याय 19 ये जियाओफान, क्या तुम ठीक हो? उसके पेट में मुक्का मारो, उसकी गांड मारो, उसे मारो। ... स्टैंड में मौजूद कुछ दर्शक हर तरह की गंदी हरकतों के लिए चिल्ला रहे थे। मार्शल आर्ट के मंच पर अलग अलग रंग के कपड़ों में दो निम्न स्तर के मार्शल कलाकार अनाड़ी मुर्गों की तरह एक दूसरे को चोंच मार रहे थे। चूंकि यह सिर्फ एक संघर्षपूर्ण मैच था, इसलिए दोनों पीछे हट रहे थे। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे आपस में व्यापार कर रहे थे, वास्तव में वे केवल एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे। अदा एक विचित्र चिल्लाहट के साथ काले रंग के मार्शल आर्टिस्ट ने नारंगी रंग के एक खिलाड़ी को एक ही मुक्के से गिरा दिया और जीत का दावा किया।
अच्छा जोड़ा, विजेता ने हारने वाले पर अपनी मुट्ठियां तान दी। इस बार मेरी कुशलता कमजोर थी, मैं अगली बार जरूर जीतूंगा, मुझे इंतजार रहेगा। बोरिंग, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। भाई जियायू ने बोरियत से आसमान की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, अपेक्षा जितनी अधिक होगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। भाई जियायू ने सोचा कि मार्शल आर्ट की लड़ाई एनीमे की तरह आकर्षक और उग्र होगी, लेकिन वास्तविकता ने उसे भारी झटका दिया। इन लोगों ने बस एक दूसरे का परीक्षण किया और फिर कुछ चालों में विजेता का फैसला किया। कुछ रोमांचक मुकाबलों के अलावा बाकी सब सादे, बिना सजे धजे मुकाबलों के सत्र थे जो एक अंक बनते ही रुक जाते थे। तभी भाई जियायू का फोन बजा। भाई जियायू ने अपना फोन निकाला और चेक किया। अच्छा, ये एक नोबल लेडी का फोन था। लानत है, वह जवाब नहीं दे सकी। भाई जियायू तुरंत स्टैंड से बाहर चली गईं और कॉल का जवाब दिया। माँ, क्या हुआ? भाई जियायू की आवाज़ असमंजस से भरी हुई थी, जैसे कि वह कुछ भी नहीं जानती थी। सुलैन ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, केवल उससे बार बार आग्रह किया, जियायू जल्दी से फर्स्ट हॉस्पिटल आ जाओ, जल्दी करो, ये जियाओफैन को कुछ हो गया है, तुम्हारे दादाजी तुम्हें तुरंत यहीं चाहते हैं। ये जियाओफान, उसकी दुर्घटना का मुझसे क्या लेना देना है? क्या वह एक दिव्य चिकित्सक नहीं है? संभवतः उसके साथ क्या हो सकता है? भाई जियायू ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बुदबुदाया। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें आने के लिए कहा था, तो बस आ जाओ, अच्छे बनो। सुलैन के स्वर में असहायता का एक संकेत झलक गया, ये स्पष्ट था कि वह काफी दबाव में थी। ठीक है, मैं समझ गया, भाई जियायू ने सपाट जवाब दिया। नाटक को लाइव देखते हुए अब वह जाग चुकी थी। वह चिंता कर रही थी कि ये जियाओफान के घावों पर नमक छिड़कने का कोई बहाना नहीं होगा और अब किसी ने उसे चाकू सौंप दिया था। उसे जाना ही था, उसे बिल्कुल जाना ही था। वह ये जियाओफान को कुचलने वाली अंतिम स्टील बार बनना चाहती थी। ये सोचते हुए भाई जियायू ने तुरंत आफू को लिया और एक टैक्सी बुलाई जो तीव्र गति से रवाना हुई। 23 मिनट बाद भाई जियायू आखिरकार इत्मीनान से ये जियाओफान के अस्पताल के कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने प्रवेश किया, भाई जियायू ने अच्छे मूड में पूछा, ये जियाओफान, क्या तुम ठीक हो? ये जियाओफान, ओह, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं आपके लिए ठीक हूँ? हालांकि एक आदमी के गर्व के कारण ये जियाओफान ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं ठीक हूँ जियायू, मुझे बस कुछ मामूली चोटें आई हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बकवास, जियोफैन, आपका एक पैर और एक हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ये देखकर कि ये जियाओफान को यह भी नहीं पता था कि पीड़ित की भूमिका कैसे निभाई जाती है, पास के बूढ़े मास्टर बाई चिंतित हो गए और उनके परम प्रवक्ता बन गए, लगातार बाहरी व्यक्ति का पक्ष लेते रहे। दादाजी, आप इस बारे में गलत हैं। ये जियाओफान एक दिव्य चिकित्सक है, केवल एक पैर या हाथ, इसे बड़ी बात कैसे माना जा सकता है? इसे पूरी तरह से ठीक करना उसके लिए बहुत आसान होना चाहिए। भाई जियायू लापरवाह और उदासीन थी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसे ये जियाओफान पर पूरा भरोसा था। उसके शब्द उसके चिकित्सा कौशल की प्रशंसा से भरे हुए थे। भाई जियायू को उस पर इतना भरोसा करते देखकर ये जियाओफान बहुत प्रभावित हुआ। अगर किसी की पत्नी ऐसी हो तो एक पति इससे ज्यादा और क्या मान सकता है? दुर्भाग्य से इस बार जियायू को निराश करना उसकी नियति थी। उनकी चोटें तब तक अपरिवर्तनीय थीं जब तक कि उनके गुरु, दाववादी मास्टर युआन, मृतकों में से वापस नहीं आ सकते थे और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अन्यथा उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ ये बिल्कुल असंभव था। जियोयू, आप नहीं समझे, यह कोई सामान्य फ्रैक्चर नहीं है। जियोफैन की मेरिडियन और हड्डियां कई टुकड़ों में बिखर गई हैं। जियोफैन की चोटें लाइलाज हैं। बूढ़ी मास्टर बाई की आंखें आत्मग्लानि से भर गईं। उसने अपने परोपकारी शिष्य की अच्छी देखभाल नहीं की थी। उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। बूढ़े मास्टर, अब और मत कहो, मैं अपनी चोटों को जानता हूँ। जियायू को मेरे बारे में चिंता मत करने दो। ये जियाओफान ने एक असहाय, कड़वी मुस्कान दी। एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से अपंग होने के कारण वास्तव में इसकी परवाह न करना असंभव था, लेकिन जियायू की खातिर उसे मजबूत होना पड़ा। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? भाई जियायू की खूबसूरत आंखों ने ये जियाओफान को गंभीरता से देखा, मानो उसे उत्तर चाह रही हो। भाई जियायू की आकर्षक बैंगनी आंखों में देखते हुए ये जियाओफान ने अपना सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया। वह नहीं चाहता था कि जियायू उसके लिए दुखी हो, लेकिन वह उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। ये जियाओफान की नायक रूप में गिरावट को देखकर बूढ़े मास्टर बाई का अपराध बोध तीव्र हो गया। उन्होंने आंख भरी और फिर गंभीरता से वादा किया, चिंता मत करो जियोफैन, हमारा बाई परिवार हमेशा आपका समर्थन करेगा। अब से मैं तुम्हारा दादा हूँ, बाई परिवार तुम्हारा घर है। ये सुनकर ये जियाओफान अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुआ। विपत्ति किसी के हृदय को प्रकट करती है, सच्ची भावनाएं कठिनाई के समय में देखी जाती हैं। धन्यवाद दादाजी। इस समय ये जियाओफान ने अंततः अपने पूर्वाग्रहों को अलग रखा और अपने दिल की गहराइयों से ओल्ड मास्टर बाई को दादाजी कहा। जियोफैन, आपने मुझे अभी क्या कहा? बूढ़े मास्टर बाई ने ये जियाओफैन को आंखों में आंसू के साथ देखा। उसके बूढ़े हाथ उत्साह से थोड़ा काम रहे थे। दादाजी हाँ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यह नज़र किसी सोप ओपेरा में एक नाटकीय पारिवारिक पुनर्मिलन दृश्य के बराबर थी। यह बाई शेंगरिक सिंह, बाई मोवान और बाई शाओचेंग ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। तो बूढ़े मास्टर को एक पोता प्राप्त हुआ और उन तीनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ। बूढ़ी मास्टर बाई खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, अद्भुत, बधाई हो पिताजी पोता पाने पर। बाई शेंगरिक सिंह, बाई मोवान और बाई शाओचेंग ने एक सुर में उन्हें बधाई दी। बूढ़े मास्टर बाई ने अपने 3 अच्छे बेटों की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर ये जियाओफान की ओर देखा। जियोफैन, आप अभी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में अकेले रहने के कारण अकेलापन महसूस होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं जियोयू को आपका साथ देने के लिए यहाँ रहने के लिए कहूँगा। आप क्या सोचते हैं? मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा दादाजी। ओल्ड मास्टर बाई की बातें सुनकर ये जियाओफान तुरंत सहमत हो गए। बूढ़ी मास्टर बाई ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया और फिर बाई जियायू की ओर देखा। जियोयू, अब जब मैंने जियोफैन को अपने दत्तक पोते के रूप में ले लिया है तो उम्र के आधार पर आपको उसे बिग ब्रदर कहना चाहिए। अब जब आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है तो क्या आप यहीं रहना और उसका साथ देना चाहेंगे? हालांकि यह एक प्रश्न था, बूढ़ी मास्टर बाई ने ऐसे स्वर में बात की जिसमें कोई तर्क नहीं था।
वह स्पष्ट रूप से बाई जियायू को मना करने की अनुमति नहीं दे रहा था। दादाजी, आप जानते हैं कि मैं बचपन से ही कमजोर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लोगों की देखभाल कैसे करनी है। बूढ़े व्यक्ति को रैंक खींचने और नैतिक अपहरण का उपयोग करने की कोशिश करते हुए देखकर बाई जियायू को उसके साथ खेलने का मन हुआ। हा, बूढ़ी मास्टर बाई दयालुता से मुस्कुराई। जियो, बेशक दादाजी जानते हैं कि आप नहीं जानते कि लोगों की देखभाल कैसे करनी है। मैं आपसे जियो फैन की देखभाल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको जियो फैन से अधिक बात करने और उसे खुश करने में मदद करने के लिए बस अस्पताल में रहने की जरूरत है। लेकिन बाई जियायू ने बहस करना चाहते हुए झिझकते हुए अपना मुंह खोला। कोई परंतु नहीं, ये तय हो गया है। आपको मना करने की अनुमति नहीं है। बूढ़ी मास्टर बाई ने साहपूर्वक निर्णय लिया। फिर ठीक है। बाई जियायू ने गलत अभिव्यक्ति दी। ऐसा लग रहा था मानो वह असहाय रूप से अपने भाग्य को स्वीकार कर रही हो। इस दृश्य ने ये जियाओफान की कल्पना को जंगली बना दिया। दादाजी ने जियायू को अपने साथ बात करने के लिए रुकने दिया। ये स्पष्ट रूप से उन्हें स्थापित करने का एक प्रयास था। उन्होंने वादा किया कि इस बार वह अपने दादा की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे अपने दादा के लिए या अपने लिए, वह निश्चित रूप से जियायू से शादी करेगा और अपना शेष जीवन उसके साथ बिताएगा। हाँ, जियो फैन, आप युवाओं के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। हम बूढ़े लोग अब आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके साथ ही बूढ़े मास्टर बाई ने अपने बेटों और बहुओं को आंख मारकर इशारा किया कि वे जल्दी से उनके साथ चले जाएं ताकि महत्वपूर्ण काम में देरी न हो। जल्द ही अस्पताल का कमरा शांत हो गया। केवल बाई जियायू, आफू और ये जियाओफान ही बचे थे। मूल रूप से ओल्ड मास्टर बाई आफू को भी बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन आफू ने उनके साथ हवा जैसा व्यवहार किया और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कोई विकल्प न होने पर बूढ़ी मास्टर बाई केवल नाराजगी के साथ वहां से चली गईं। 20 अध्याय 20 निर्देशक यांग, आप नहीं चाहते कि आप जियांगचेंग में आजीविका कमाने में असमर्थ हो, है ना? सबके चले जाने के बाद वार्ड अचानक शांत हो गया। बाई जियायू अकेले ही अपने फोन से खेलती थी, जबकि आफू उसके साथ खड़ा था, उसे एक कदम के लिए भी नहीं छोड़ा। बाई जियायू का ध्यान अपने फोन पर केंद्रित देखकर ये जियाओफेन ने बेखबर आफू पर नाराजगी भरी नजर डाली। फिर यह कहकर बातचीत शुरू की, जियायू, ये व्यक्ति तुम्हारे बगल में है। उसका नाम आफू है, एक नया अंगरक्षक जो मुझे मिला। बाई जियायू ने अपने फोन से देखे बिना ही लापरवाही से जवाब दिया। ये सुनकर कि यह व्यक्ति सिर्फ एक नया अंगरक्षक था, ये जियाओफान को तुरंत राहत महसूस हुई। तो वह सिर्फ एक नया अंगरक्षक है। अच्छा, बस आप प्रतीक्षा करें। एक बार जियायू और मैं एक साथ होंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्थितिजन्य जागरूकता के बिना लोगों के साथ क्या होता है। ये जियाओफान ने गुप्त रूप से अपने दिल में योजना बनाई। जियो, शो मत करो, मैं व्यस्त हूँ। बाई जियायू ने अप्रसन्न स्वर में उसे डांटा। बाई जियायू को अपना आपा खोते हुए देखकर ये जियाओफेन के पास चतुराई से अपना मुंह बंद करने और चुपचाप बाई जियायू को अपना खेल खेलते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हे, मेरी पत्नी जियायू बहुत सुंदर है, जैसी मेरी पत्नी से अपेक्षा थी। जितना अधिक ये जियाओफान ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने तय कर लिया था कि उनके बच्चों का नाम क्या होगा। सिस्टम, मेरी हत्याएं मत चुराओ। मेजबान, क्या इसे चोरी भी कहा जा सकता है? इस प्रणाली ने इसे वास्तविक कौशल के माध्यम से प्राप्त किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अरे मेजबान, मेरा नीला बफ मत लो। ये नायक बहुत मननिर्भर है। मैंने इसे वास्तविक कौशल के माध्यम से प्राप्त किया है। यदि आप एक चाहते हैं तो आप इसे दुश्मन टीम से ले सकते हैं। 666 व्यक्ति और सिस्टम के बीच निर्बाध मानसिक संचार में दुश्मन टीम को तुरंत कुचल दिया गया और आत्मसमर्पण कर दिया गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। सिस्टम की यांत्रिकी ईश्वरीय थी और पूर्ण मानचित्र दृष्टि के साथ हर गैंग सफल था, जिससे विरोधियों को सीधे निराशा की स्थिति में धकेल दिया गया। हर मैच में गोल्ड मेडल, MVP, खुशी के पल हमेशा उड़ते रहते हैं। पलक झपकते ही शाम के 5 बजे बज गए। बाई जियायू रात्रिभोज के लिए बाहर जाने की योजना बनाकर खेल से बाहर हो गई। जियू, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? बाई जियायू को अपना फोन दूर रखते देख ये जियाओफान तुरंत उत्साह से उठ बैठी। बाई जियायू ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, ये रात के खाने का समय है। मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। इतना कहने के बाद बाई जियायू बिना पीछे देखे चली गई। बाई जियायू को वापस जाते हुए देखकर ये जियाओफान ने अपना मुंह खोला। ठीक है फिर। पूरे दिन में उसने और जियायू ने केवल 3 वाक्य बोले थे। पहली और आखिरी बार के अलावा जब जियायू नाराज नहीं था, ऐसा लगा कि उसने एक और बार उसे नाराज किया था। शहर के लोग अपने फ़ोन से खेलना पसंद करते हैं और ऐसा करते समय उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। ये जियाओफान ने आज प्राप्त अनुभव को गुप्त रूप से नोट किया। अगले दिन एक हाई एंड टी हाउस के एक निजी कमरे में बाई जियायू की पतली जेड जैसी उंगलियां लयबद्ध रूप से मेज पर थपथपा रही थीं, जिससे एक कुरकुरा टैप टैप ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने पूरे यौवन में खड़ा था। वह आदमी कुछ डरा हुआ और बेचैन लग रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये जियाओफान के पूर्व उपस्थित चिकित्सक निदेशक यान थे। ये जानने के बाद कि बाई परिवार की दूसरी मिस ने एक बैठक का अनुरोध किया था, निदेशक यान को पता चला कि चीजें खराब हो गई थीं। बाई परिवार जैसे महान व्यक्ति का सामना करते हुए निदेशक यान समझ गए कि भागने की कोई बात नहीं है। इसलिए वह तय कार्यक्रम के अनुसार बैठक में शामिल हुए। निर्देशक यांग अच्छी तरह जानते थे कि आशीर्वाद जोड़े में नहीं आते और आपदाओं को टाला नहीं जा सकता। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, सबसे बुरी स्थिति ये थी कि वह झुक जाता और सच्चे मन से माफी मांगता, फिर बाकी को भाग्य पर छोड़ देता। इस प्रकार उसने एक गहरी सांस ली, साहस जुटाया और पूछा, मिस बाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? निश्चिंत रहें, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। कृपया बैठ जाए। बाई जियायू थोड़ा मुस्कुराए। उसका कोमल गोरा हाथ उसे बैठने के लिए आमंत्रित करने का इशारा कर रहा था। निर्देशक यान स्तब्ध रह गए। दूसरी मिस मुझे जवाबदेह नहीं ठहराएगी, यह शायद ही संभव है। मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की और इतनी बड़ी गलती की। क्या बाई परिवार वास्तव में इसे आगे नहीं बढ़ा सकता? लेकिन ये दूसरी मिस बाई बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिखती। क्या ऐसा हो सकता है कि बाई परिवार मेरी परीक्षा ले रहा हो? लेकिन ऐसा भी नहीं लगता।
मैं तो मनोचिकित्सा का एक मामूली निदेशक हूँ, मेरे पास संभवतः ऐसा क्या हो सकता है जो बाई परिवार के परीक्षण के लायक हो। निर्देशक यांग के दिमाग में एक के बाद एक विचार कौंधते रहे। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या वह उसे जवाबदेह नहीं ठहरा रही थी, या वह उसका परीक्षण कर रही थी? हालांकि सुरक्षित रहने के लिए निर्देशक यांग ने अभी भी सावधानी से अस्थायी रूप से पूछा, मिस बाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ये जियाओफान के मामले में मुझसे संपर्क नहीं किया? बाई जियायू ने चाय का शानदार घूंट लिया और जवाब दिया, हाँ और नहीं। फिर उसने फिर से कहा, हालांकि निर्देशक यांग, इस बार आपको तलाशने का मेरा कारण वास्तव में ये जियाओफान से संबंधित है। मिस बाई, कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से लिटिल ब्रदर ये से उचित रूप से माफ़ी मांगूंगा और उसकी माफ़ी पाने का प्रयास करूंगा। ये सुनकर कि यह अभी भी ये जियाओफान से संबंधित था, निर्देशक यांग ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्हें निश्चित रूप से ये जियाओफान की माफ़ी मिलेगी। बाई जियायू ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, निर्देशक यांग, मैंने इसके लिए आपकी तलाश नहीं की थी। ईमानदारी से कहूँ तो चाहे ये जियाओफान जीवित रहे, मर जाए या अपंग हो जाए, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मिस बाई, ऐसा क्यों है? निर्देशक यांग कुछ भ्रमित थे। क्या ये जियाओफान मिस बाई की मंगेतर नहीं थी? मिस बाई, ऐसा क्यों कहेंगी? आपको कारण जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरे लिए कुछ करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है। बाई जियायू सीधे मुद्दे पर आईं। मिस बाई, पहले मैं बता दूं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कानून या अनुशासन का उल्लंघन करता हो। निर्देशक यांग ने भौहें चढ़ा दी और जल्दी से अपने सिद्धांतों की दुहाई दी। एक ईमानदार व्यक्ति? बाई जियायू ने निर्देशक यांग की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक यांग, एक ईमानदार व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जैसी कोई चीज लेकर नहीं आएगा। हे, अपने छोटे से रहस्य को उजागर होते देख निर्देशक यांग शर्म से मुस्कुराए। चिंता मत करो, इस मामले में आपको व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सहयोग करने और सहायक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मिस बाई, कृपया बस ये कहें। ये देखकर कि वह वास्तव में इससे बाहर नहीं निकल सका, निर्देशक यांग ने आह भरी और खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। अच्छा, बाई जियायू भौहें चढ़ाकर मुस्कुराई, फिर विधिपूर्वक अपनी योजना बताई। बाई जियायू की वन लेग योजना सुनने के बाद निर्देशक यांग चुप हो गए। ये दूसरी मिस बाई बहुत निर्दयी थी। निर्देशक यांग की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए बाई जियायू ने चुपचाप अपनी चाय पी ली। लगभग 3 मिनट के बाद बाई जियायू ने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा और अपनी खूबसूरत आंखों में मुस्कान के साथ निर्देशक यांग की ओर देखा। ठीक है निर्देशक यांग, आपने इस पर क्या विचार किया है? मिस बाई, क्या यह मामला कुछ ज्यादा नहीं है? निर्देशक यांग झिझक रहे थे, स्पष्ट रूप से उन्हें वन लेग योजना के बारे में बड़ी आपत्ति थी। बाई जियायू धीरे से मुस्कुराए और स्पष्ट रूप से कहा, निर्देशक यांग, आप खुद को जियांगचेंग में जीवित रहने में असमर्थ नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है? ये शब्द सुनकर निर्देशक यांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वैसे निर्देशक यांग, एक दोस्ताना अनुस्मारक, मेरा बॉडीगार्ड एक फिजिकल कल्टिवेशन ग्रैंड मास्टर है। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ये जियाओफान के पैर और हाथ को अपंग कर दिया था। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था वह एक महान ग्रैंड मास्टर भी था। मुझे लगता है कि निर्देशक यांग को मुझे मना करने के परिणामों के बारे में अब बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बोलने के बाद बाई जियायू ने निर्देशक यांग को एक प्यारी सी मुस्कान दी। बाई जियायू की शैतान जैसी मुस्कान देखकर निर्देशक यांग का दिल डूब गया। वह समझ गया कि इस समय उसके पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि बाई जियायू ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, निर्देशक यांग जानते थे इस दुनिया में केवल मृत व्यक्ति ही रहस्य रखते हैं। निर्देशक यांग ने ऐसी अभिव्यक्ति निकाली जो रोने से भी बदतर लग रही थी और अनिच्छा से सहमत हुए। ठीक है मिस बाई, मैं आपसे वादा करता हूँ। मम्मा, बाई जियायू ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराई, एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा विकल्प। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है निर्देशक यांग, आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। निर्देशक यांग ने दयनीय मुस्कान के साथ जवाब दिया, आराम करो, जब समय आएगा तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इसके खत्म होने के बाद सब कुछ टोनी पर डाल दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए परिणाम संभाल लूंगा। परिणाम को संभालो। सुनकर निर्देशक यांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए एक असहाय मुस्कान दी। मिस बाई, आपने जिस परिणाम का उल्लेख किया है उसे मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं, यह अच्छा है, यह अच्छा है। ये सुनकर कि पीसने का काम पूरा हो जाने के बाद ये गधे को मारने का मामला नहीं है, निर्देशक यांग राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। PS, सभी को मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। 21 अध्याय 21 सर्जरी सफल रही। एक और दिन बीत गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद बाई जियायू उच्च आत्माओं में ये जियाओफान के वार्ड में पहुंची। जियू, तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ थे? क्या तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम परसों नहीं आए तो मैं कितना चिंतित था? जैसे ही उसने बाई जियायू को देखा, ये जियाओफान उत्साह से उठ बैठा। ये स्पष्ट था कि वह सचमुच उन्मत्त हो गया था। इसकी मदद नहीं की जा सकी, उनकी साधना तकनीक के दुष्प्रभाव पहले ही प्रकट हो चुके थे और अब उन्होंने अपना एक पैर और एक हाथ खो दिया है। बाई जियायू के अचानक गायब होने की हरकत के साथ वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। थप्पड़, अफने आगे बढ़कर तमाचा जड़ दिया। तुम्हें मेरे बॉस से इस तरह बात करने की अनुमति किसने दी? हो। अफने अपने दाहिने हाथ से ये जियाओफान का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। ये जियाओफान का आधा शरीर हवा में लटका हुआ था, अफ की पकड़ में एक छोटे चूजे की तरह लटक रहा था। ये जियाओफान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने बचे हुए बाएं हाथ का उपयोग करके अफ का हाथ छीनना चाहता था और अफ को नीचे गिराने और अपनी गरिमा वापस पाने के लिए बाई जियायू के सामने एक ओवर द शोल्डर थ्रो करना चाहता था। हालांकि जैसे ही ये जियाओफान ने अपना बायां हाथ उठाया, उसे अफ के अपने बाएं हाथ ने मजबूती से पकड़ लिया। गोरिल्ला शाखा तोड़ देता है। एक दरार के साथ ये जियाओफान का एकमात्र बचा हुआ बायां हाथ भी टूट गया। एक दृढ़ता ग्रैंड मास्टर, ये जियाओफान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाई जियायू की ओर से यह बड़ा जानवर वास्तव में एक दृढ़ता मार्शल कलाकार था जो शारीरिक शरीर शोधन में विशेषज्ञता रखता था और उस पर एक ग्रैंड मास्टर था। डिंग, नियति के बच्चे, ये जियाओफान को ब्लैक टाइगर अफ द्वारा मेजबान के सामने एक छोटे चूजे की तरह फहराया गया।
ये ज़ियाओफान का सारा चेहरा खराब हो गया है और वह शर्म से डूब गया है। ये ज़ियाओफान ने 3000 नियति खो दी, मेज़बान को 30,000 खलनायक अंक प्राप्त होते हैं। डिंग, नियति की संतान ये ज़ियाओफान को नायिका बाई जियायू के सामने दुखद अपमान का सामना करना पड़ा। उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात लगा है और उसकी मानसिकता ध्वस्त हो गई है। ये ज़ियाओफान ने 2000 नियति खो दी, मेज़बान को 20,000 खलनायक अंक प्राप्त होते हैं। इसे नीचे रखो। ये देखते हुए कि कोई और खलनायक अंक जमा नहीं किया जा रहा है, बाई जियायू ने निराशा के संकेत के साथ को ये ज़ियाओफान को जाने देने का आदेश दिया। हाँ बॉस बाई जियायू की आज्ञा सुनकर ने तुरंत ये ज़ियाओफान को कूड़े के टुकड़े की तरह अस्पताल के बिस्तर पर वापस फेंक दिया। ये ज़ियाओफान, नाराज मत हो, बिल्कुल उस तरह का व्यक्ति है। एक बार जब वह लड़ना शुरू करता है तो वह बहक जाता है और अक्सर गलती से लोगों को घायल कर देता है। ज़ियाओफान, तुम नाराज नहीं होगे, है ना? बाई जियायू ने एक संत महिला के स्वर का उपयोग करते हुए उसके दिल में चाकू घुमाने के लिए ये ज़ियाओफान के पास जल्दबाजी की। डिंग, मेज़बान ने नियति के बच्चे ये ज़ियाओफान के सामने एक अन्य व्यक्ति की प्रशंसा की। ये ज़ियाओफान अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस करता है। ये ज़ियाओफान ने 1000 नियति खो दी, मेज़बान को 10,000 खलनायक अंक प्राप्त होते हैं। बाई जियायू के बेदाग चेहरे को देखकर ये ज़ियाओफान ने अपने दिल में आह भरी, वह मेरी अपनी पत्नी है, मुझे उसे बिगाड़ना है। मैं नाराज़ नहीं हूँ। खुद को सांत्वना देने के बाद उन्होंने शांति से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मामूली चोट का जिक्र करना उचित नहीं है। चिंता मत करो जियायू, मैं नाराज नहीं हूँ। ये ज़ियाओफान के आंतरिक विचार, मेरा हाथ, ये टूट गया, फिर टूट गया, मेरे पास कोई हाथ नहीं बचा। यह अद्भुत है कि आप ठीक हैं। ये ज़ियाओफान को सख्त कार्रवाई करने के लिए ऐसे कपटपूर्ण शब्द कहते देखकर बाई जियायू ने सहयोगपूर्वक एक आनंदमय मुस्कान दिखाए। जैसे ही ये ज़ियाओफान की पिटाई का मामला खत्म हुआ, बाई जियायू ने तुरंत दिन का मुख्य मुद्दा उठाया। वैसे ये ज़ियाओफान, मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। ओह, क्या खबर? हालांकि उसकी टूटी हुई हड्डियों का दर्द तीव्र था, ये ज़ियाओफान ने सामान्य बातचीत का माहौल बनाए रखने का प्रयास करते हुए हमेशा की तरह सहना चुना। ये ज़ियाओफान के आंतरिक विचार, मेरा हाथ, दर्द, बहुत दर्द होता है, यह मुझे मार रहा है। ये ज़ियाओफान, पिछले 2 दिनों में मैंने एक बहुत शक्तिशाली आर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क किया। उनका चिकित्सा कौशल असाधारण है और वह किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लोग उन्हें क्विक नाइफ टोनी कहते हैं। उनके द्वारा इलाज किया गया एक भी मरीज उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। बाई जियायू ने गंभीर चेहरे के साथ उसका वर्णन किया। ओह, वह प्रभावशाली। ये ज़ियाओफान को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनकी नज़र में उनके गुरु दाओवादी मास्टर युयांग चिकित्सा की दुनिया में नंबर 1 थे और उन्हें ये ज़ियाओफान को दूसरे स्थान पर माना जा सकता है। अब जब उनके गुरु का निधन हो गया था तो उनका अपना चिकित्सा कौशल अपने आप में एक लीग में था। यदि वह भी किसी चोट का इलाज नहीं कर सका तो कोई और कैसे कर सकता है? जिस डॉक्टर बाई जियायू को पाया गया वह संभवतः खोखली प्रतिष्ठा वाला कोई झोलाछाप व्यक्ति था। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। डॉक्टर टोनी का समय बहुत कीमती है, मुझे उन्हें मदद करने के लिए मनाने में बहुत कठिनाई हुई। ये ज़ियाओफान, चलो जल्दी करो और वहाँ जाओ। विचारों से बाहर निकलने और अधिक झूठ बोलने में असमर्थ होने के कारण बाई जियायू ने तुरंत उससे आग्रह करना शुरू कर दिया। यह तो फिर ठीक है। अंततः सहमत होने से पहले ये ज़ियाओफान 2 सेकंड के लिए झिझके। वैसे भी उसके हाथ तो बर्बाद हो ही चुके थे, एक बार जाने में क्या हर्ज था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा हुआ, क्या यह अब से भी बदतर हो सकता है? अच्छा, मैं तुरंत किसी को भेजने के लिए निर्देशक यांग को बुलाऊंगा। ये ज़ियाओफान की सहमति सुनकर बाई जियायू उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। रुको, निर्देशक यांग? कौन निर्देशक यांग? जियायू, तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया है? निर्देशक यांग नाम सुनकर ये ज़ियाओफान को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास जाग गया। निश्चित रूप से आप जिस निदेशक यांग को जानते हैं, उस डॉक्टर टोनी की भी निदेशक यांग ने माफ़ी के तौर पर सिफारिश की थी। मैंने जांच की है, उसके पास सभी प्रमाण पत्र हैं, यह नकली नहीं हो सकता। बाई जियायू का झूठ सहजता से प्रवाहित हुआ। कल सभी प्रमाण पत्र जाली थे। ये ज़ियाओफान, निर्देशक यांग एक अच्छे इंसान हैं, आपको उन पर भरोसा करने की कोशिश करनी होगी। बाई जियायू को परेशान होते देख ये ज़ियाओफान ने तुरंत अपनी धुन बदल दी। ठीक है, जब से तुमने ऐसा कहा है जियायू, मैं उस पर एक बार और भरोसा करूंगा। जल्द ही लियू मानसिक अस्पताल के विशेष वाहन ने ये ज़ियाओफान को उठाया और उसे लियू मानसिक अस्पताल ले आया। क्योंकि बाई जियायू समय की तात्कालिकता पर जोर देती रही, ये ज़ियाओफान को रास्ते में एनेस्थीसिया दिया गया। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचे उन्हें तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। टोनी, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ दूंगा। बाई जियायू ने शांति से नंबर 1 हत्यारे गुई क्यूई को देखा जिसे वह मुश्किल से पहचान सकी। मैं समझता हूँ। नीली आंखों वाली गोरी गुई क्यूई ने सिर हिलाया और फिर ऑपरेटिंग रूम में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। अंदर ये निदेशक यांग के भरोसेमंद सहयोगियों से भरा हुआ था। ठीक है, चूंकि मरीज तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। क्विक नाइफ टोनी ने एक प्रभावशाली आभा के साथ कमान संभाली। हाँ मास्टर टोनी। उपस्थित मेडिकल स्टाफ ने इस नीली आंखों वाले सुनहरे बालों वाले विदेशी डॉक्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जाहिर है उन्हें इस क्विक नाइफ टोनी की पृष्ठभूमि पहले से ही पता थी। एक विश्व स्तरीय आर्थोपेडिक विशेषज्ञ, दुनिया के शीर्ष वित्तीय दिग्गजों का अतिथि और ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के मानदीन। ऐसा कहा जाता था कि इस क्विक नाइफ टोनी ने सर्जरी के दौरान कभी भी उपकरणों को नहीं देखा। उसकी आंखें ही उसकी शासक थीं और अक्सर चाकू के एक ही वार से सर्जरी सफल हो जाती थी। इसके अलावा इस क्विक नाइफ टोनी द्वारा इलाज किया गया एक भी मरीज या परिवार का सदस्य उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। लेकिन यह महान हस्ती मायावी थी, अक्सर सर्जरी खत्म होते ही बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। वहां खड़े मत रहो चेनसॉ। तुम किस बात से चकित हो? मैंने कहा चेनसॉ। क्विक नाइफ टोनी सख्ती से चिल्लाया। और ठीक है, हालांकि नस को समझ नहीं आया लेकिन उसने सम्मान दिखाया। आखिरकार दूसरी पार्टी प्रसिद्ध क्विक नाइफ टोनी थी। यदि वह एक चेनसॉ चाहता था तो उसके पास निश्चित रूप से इसके कारण थे।
जल्द ही क्विक नाइफ टोनी के हाथों में एक पहले से तैयार चेनसॉ आ गया। रूम भयंकर गर्जना हुई। चेनसॉ मैन, शुरू करो। इस पैर में एक कम्यूटेड फ्रैक्चर है और मांसपेशी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसे बचाना संभव नहीं है। इसे काट दो। ये हाथ भी एक कम्यूटेड फ्रैक्चर है और सभी मांसपेशियां नेक्रोटिक हैं। बचत से परे। इसे काट दो। ये हाथ भी बचाने से परे है। इसे काट दो। यहाँ वास्तव में एक ट्यूमर बढ़ रहा है। इसे काट दो। कुछ तेज चालों में क्विक नाइफ टोनी ने सर्जरी पूरी की। पूरी प्रक्रिया में 2.5 मिनट से भी कम समय लगा। ये बहुत तेज थी। ठीक है, सर्जरी सफल रही। मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ ही क्विक नाइफ टोनी चमका और भूत की तरह ऑपरेटिंग रूम से बाहर चला गया। मिस बाई, सर्जरी सफल रही। मुझे अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलने पर क्विक नाइफ टोनी ने औपचारिक रूप से बाई जियायूं की सफल सर्जरी की खुशखबरी की घोषणा की, फिर बिना पीछे देखे चले गए। धन्यवाद डॉक्टर टोनी। बाई जियायूं ने भी अत्यंत कृतज्ञता का भाव रखते हुए क्विक नाइफ टोनी छोड़े गए दिशा की ओर चिल्लाते हुए कहा। पुनश्च सभी को मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। 22 अध्याय 22 पहले एक कान था, अब एक पैर है। नहीं, ये जियाओफान दुख में विलाप करने लगा और बेहोश हो गया। डिंग, नियति के बच्चे। ये जियाओफान को पता चला कि उसके पास केवल दाहिना पैर बचा है। उसकी मानसिकता फट गई है और उसके दिल में खून दौड़ने के साथ वह बेहोश हो गया है। ये जियाओफान की किस्मत में 13,000 की गिरावट आई है। होस्ट को 130,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, नियति के बच्चे। ये जियाओफान ने दोनों हाथ और बायां पैर खो दिया है, जिससे उसकी आजीविका का आधार पूरी तरह से खत्म हो गया है। दैवीय चिकित्सक के रूप में उनकी पदवी अब केवल नाम मात्र की रह गई है और उनके फिर से उभरने की कोई संभावना नहीं रह गई है। उनकी मानसिक स्थिति चरमरा गई है। ये जियाओफान की किस्मत में 8,000 की गिरावट आई है। होस्ट को 80,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, नियति के बच्चे। ये जियाओफान की सर्जरी सफल रही, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को दुखद रूप से खो दिया है, जो सही मायने में 1 लाख बन गया है। उसकी मानसिकता और आत्मा ढह गई है और उसका जीवन अंधकार में पड़ गया है। इसे सहन करने में असमर्थ ये जियाओफान गुस्से से बेहोश हो गया है। ये जियाओफान की किस्मत में 13,000 की गिरावट आई है। होस्ट को 130,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। ... सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला के बीच बाई जियायू ने कुल 360,000 खलनायक अंक प्राप्त किए। शेष 106,000 को मिलाकर अब उसके पास कुल 466,000 विलेन पॉइंट हैं। ये जियाओफान की नियति सीधे 4,000 तक गिर गई, जो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। डिंग, नियति के बच्चे। ये जियाओफान की नियति उसकी कुल नियति के 10% से नीचे गिरकर परफेक्ट किल लाइन तक पहुंच गई है। कृपया भविष्य में किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए उसे तुरंत मारने का अवसर ढूंढें। परफेक्ट किल लाइन सिस्टम, वह क्या है? परफेक्ट किल लाइन का अर्थ है कि भाग्य के बच्चे को मारने से भाग्य का नुकसान नहीं होगा। एक परफेक्ट किल हासिल करने पर एक अंतिम इनाम मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि यदि यह एक आदर्श हत्या नहीं है तो कोई अंतिम पुरस्कार नहीं है। सही। सिस्टम की पुष्टि प्राप्त करने के बाद बाई जियायू को अंततः एहसास हुआ कि अंतिम पुरस्कार शर्तों के साथ आया है। ये शर्त बहुत कठोर नहीं थी, उसे बस नियति के बच्चे पर सटीक प्रहार करने की जरूरत थी। यदि वह ऐसा नहीं करती तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वह बिना किसी अन्य नुकसान के अंतिम पुरस्कार से चूक जाती। उच्च नियति ने किसी को मारना कठिन ही नहीं असंभव बना दिया है। बात बस इतनी थी कि उन्हें जल्दी मारने का मतलब अंतिम पुरस्कार से चूक जाना होगा। आप बूढ़ी मास्टर बाई गुस्से से कांप रही थीं। ये जियाओफान को बाई जियायू की देखभाल में छोड़े केवल 3 दिन हुए थे। ये जियाओफान के न केवल हाथ काटे गए बल्कि उसका एक पैर भी खत्म हो गया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि उसकी मर्दानगी भी काट दी गई थी। पिताजी कृपया क्रोधित न हो। जियायू ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे भी धोखा दिया गया था। बाई मोवान ओल्ड मास्टर बाई को मनाने के लिए उनके पास पहुंची। दूसरे भाई, हमारी भतीजी जियायू वयस्क है, वह बच्ची नहीं है, उसमें सही गलत में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पिता उसे महत्व देते थे, यही कारण है कि उन्होंने फैन रको उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा। और क्या हुआ? 3 दिनों से भी कम समय में उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। फैना को देखो, वह बहुत छोटा है, फिर भी उसके हाथ चले गए हैं, उसका केवल एक पैर बचा है और यहाँ तक कि उसकी मर्दानगी भी तुम्हारी बेटी ने बर्बाद कर दी है। बोलते बोलते बाई शेंगक्सिंग और अधिक उत्तेजित हो गई, मानो ये जियाओफान की जगह वह बिस्तर पर लेटा हो। बड़े भाई, आप इतनी कठोर बातें कैसे कह सकते हैं? मेरी बेटी को केवल इसलिए धोखा दिया गया क्योंकि निर्देशक यांग ने गलत व्यक्ति की सिफारिश की थी। निर्देशक यांग चरित्र का आकलन करने में कमजोर थे, आप मेरी बेटी को कैसे दोष दे सकते हैं? इसके अलावा मेरी बेटी के इरादे अच्छे थे, वह अपने दादा को एक सरप्राइज देना चाहती थी। कौन जानता था कि क्विक नाइफ टोनी एक धोखाधड़ी होगी। उसने बस अपना चाकू उठाया और ये जियाओफान को उसमें बदल दिया। बाई शेंगक्सिंग को अपनी बेटी को बदनाम करने के लिए स्थिति का उपयोग करते देख सू लैन तुरंत जवाब देने के लिए कूद पड़ी। ये सुनकर निदेशक यांग, जो वार्ड के कोने में थे, अब और शांत नहीं बैठ सके। खुद को दूर करने के लिए उन्होंने बचाव में जल्दी से कहा, श्रीमती बाई, आप इसका दोष पूरी तरह से मुझ पर नहीं डाल सकती। आपकी बेटी और मैंने दोनों ने क्विक नाइफ टोनी के सभी प्रमाण पत्रों को पहले से ही सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लिया था, वे सभी असली थे। इसलिए हमने छोटे भाई के लिए सर्जरी की व्यवस्था की। किसने सोचा होगा कि उस व्यक्ति की जालसाजी कौशल इतना उन्नत था। उसके पास सभी शीर्ष मेडिकल प्रमाण पत्र पूरी तरह से तैयार थे। आपकी बेटी और मैं उसे बचाने के लिए बेताब थे, यही कारण है कि हम उस खलनायक की चाल में फंस गए। इस बिंदु पर निर्देशक यांग ने अत्यधिक निराशा की अभिव्यक्ति की। ऐसा लग रहा था कि जब तक अपराधी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा तब तक वह आराम नहीं करेंगे। बाई जियायू पूरे समय अपना सिर नीचे झुकाए रही, ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो। लेकिन वास्तव में बाई जियायू अपनी हंसी दबा रही थी। जब भी वह अपने पिछले जीवन के कार्टूनों में से 1 ईयर के बारे में सोचती तो वह खुद को रोक नहीं पाती। आखिरकार वर्तमान ये जियाओफान के पास वास्तव में केवल एक पैर था। एक समय एक कान था, अब एक पैर है। कौन पीछे हट सकता था? बस बहस करना बंद करो।
बूढ़ी मास्टर बाई की राजसी आवाज गूंजी और वार्ड तुरंत शांत हो गया। आप में से हर एक आह आप। बूढ़ी मास्टर बाई ने निदेशक यान की ओर इशारा किया और शाप दिया, एक मानसिक अस्पताल के निदेशक। आमतौर पर आपकी आंखों का खराब होना एक बात है, लेकिन अब आपका मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। बदनामी सुनना और सर्जरी की व्यवस्था करना। आपके अस्पताल की चिकित्सा स्थितियों को देखते हुए आपने वास्तव में एक मानसिक अस्पताल में सर्जरी की व्यवस्था की। आप वास्तव में कुछ हैं। बूढ़ी मास्टर बाई, मैंने वास्तव में इस मामले में अनुचित व्यवहार किया, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए भी बेताब था और अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता था। मैंने वास्तव में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब निर्देशक यांग ने खुद को समझाने की सख्त कोशिश की तो उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी। हालांकि बाई जियायूं ने उसके लिए परिणाम संभालने का वादा किया था, लेकिन उसे अवसर का लाभ उठाना पड़ा। यदि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो परिणाम को संभालना का शाब्दिक अर्थ उनके अंतिम संस्कार को संभालना हो सकता है। दादाजी, कृपया क्रोधित न हों, इसे अपने स्वास्थ्य को बर्बाद न करने दें। निर्देशक यान भी उसे बचाने के लिए बेताब थे। जल्दबाजी में वह आसानी से उस विदेशी धोखाधड़ी से धोखा खा गए। निर्देशक यान को दबाव में देखकर बाई जियायूं ने अपना वादा निभाया और उनके लिए बोलने के लिए खड़ी हुई। ये देखकर कि बाई जियायूं वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति के लिए बोल रही थी, बूढ़ी मास्टर बाई तुरंत क्रोधित हो गईं। वह भड़कते हुए बोला, चुप रहो, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का भी अधिकार है? ये ठीक है कि आप आमतौर पर अवज्ञाकारी होते हैं और मैं आपके छोटे मोटे नखरों के साथ आपको अपनी इच्छानुसार चलने देता हूँ, लेकिन इस बार आपने जो परेशानी पैदा की है उसे देखिए। बाहरी लोगों पर भरोसा करना और अपने दम पर काम करना। देखो तुमने जियाओफान के साथ क्या किया है। वह केवल 21 साल का है। ये शहर में उसका पहली बार है और उसकी एकमात्र निर्भरता उसके दादाजी हैं। मैंने आपसे केवल उसे साथ रखने के लिए कहा था, लेकिन आप अचानक एक उज्ज्वल विचार और संकट में किसी डॉक्टर के पास जाना। बताओ, इस बार आपने कितना पैसा खर्च किया? बाई जियायूं ने 2 नाजुक उंगलियां उठाईं और धीरे से उत्तर दिया, 2 मिलियन। 2 लाख? क्या 2 मिलियन? आपने वास्तव में केवल 2 मिलियन के लिए इस पर विश्वास किया? ये सुनकर कि उनकी पोती ने केवल 2 मिलियन के लिए उस पर विश्वास कर लिया, बूढ़ी मास्टर बाई और भी क्रोधित हो गईं। 2 मिलियन में एक विश्वस्तरीय विशेषज्ञ को नियुक्त करना? कौन सा विश्वस्तरीय विशेषज्ञ 2 मिलियन से कम होगा? 2 मिलियन में एक विश्वस्तरीय विशेषज्ञ को नियुक्त करना कोरी कल्पना थी। बाई जियायूं ने बात नहीं की। उसने अभी 2 मिलियन जो कहा उसका कारण यह था कि मूल मालिक की पॉकेट मनी वास्तव में लगभग 2 मिलियन थी। वह बस इतना ही कह सकी, और अधिक तो वह बेनकाब हो जाएगी। सांस। एक खलनायक जो अपने दिमाग को जोर जोर से लगा रहा है, उसका किसी मूर्ख की अचानक प्रेरणा से कोई मुकाबला नहीं है। कितना पाप है। बूढ़ी मास्टर बाई ने क्रोध से आह भरी। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह उनकी पोती थी, भले ही वह उनकी जैविक पोती नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। चून की चीजें यहाँ तक आ गई थी, इसलिए ये केवल इसी तरह से हो सकता था। सौभाग्य से दाववादी मास्टर युयान पहले से ही मैदान में थे, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता कि उसे यह बात कैसे समझाई जाए। उसे ये जियाओफान के प्रति कुछ अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन अब जब ऐसा हुआ था और यह उसकी अपनी पोती की गलती थी, तो वह केवल मामले को कम कर सकता था। बाई परिवार बड़ा और धनी था, एक अपन को सहारा देना बस एक अतिरिक्त चॉपस्टिक और मुंह में खाना खिलाने की बात थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक उस विवाह व्यवस्था की बात है, चून की विवाह अनुबंध पहले ही नष्ट हो चुका था और ये जियाओफान हिजड़ा बन गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाएगा। जियाओयू, तुम्हें अब जियाओफान की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन के घर जाओ और कुछ देर सोचो। सीखो कि स्थिर रहने का क्या मतलब है। अपना निर्णय लेने के बाद बूढ़ी मास्टर बाई ने एक प्रतीकात्मक हानिरहित सजा दी। बेशक मुख्य कारण यह था कि ये जियाओफान अब बेकार था और बाई परिवार में योगदान नहीं दे सकता था, इसलिए उसे छोड़ दिया जा रहा था। यदि ये जियाओफान अभी भी उपयोगी होते तो ओल्ड मास्टर बाई के पास शब्दों का एक अलग सेट होता। संक्षेप में, ओल्ड मास्टर बाई को लगा कि वर्तमान ये जियाओफान ने विवाह गठबंधन के लिए अपना मूल्य खो दिया है और एक और अच्छा दामाद चुनने की योजना बनाई है। निस्संदेह बूढ़ी मास्टर बाई ये बातें कभी भी जोर से नहीं कहेंगी। कभी कभी अपनी पोती के प्रति कुछ स्नेह दिखाना केवल ये सुनिश्चित करने के लिए होता था कि वह भविष्य में उसके प्रति संतान बनी रहेगी। उनकी नज़र में सक्षम बाई शुतोंग भी बाई परिवार के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह गठबंधन का एक उपकरण मात्र थी। जब तक लाभ पर्याप्त थे, उससे विवाह करना असंभव नहीं था। उदाहरण के लिए, राजधानी में किन परिवार एक बहुत अच्छा उम्मीदवार था, लेकिन अभी बाई परिवार अभी भी उससे अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाई शुतोंग से शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाई परिवार में कई महिलाएं थीं लेकिन पुरुष कम थे और कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था। यही कारण है कि उसने बाई शुतोंग से शादी करने में देरी की थी। पुनश्च आज राष्ट्रीय दिवस का आखिरी दिन है, चेक इन कर रहा हूँ। कोष्टक 23, अध्याय 23, सैनिकों का राजा और खलनायक का अभिनेता। वहीं रुको, ये बाई ग्रुप है। अनधिकृत कर्मियों को पास आने से मना किया गया है। लिनफैंग अपनी नाक हवा में रखकर आगे बढ़े। उसने किन्यू की ओर देखा, जिसके हाथ में नीले गुलाब थे, बिल्कुल भी विनम्रता के साथ नहीं, और उसे प्रवेश द्वार के बाहर रोक दिया। बहुत बढ़िया, लिनफैंग अंततः अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वह यहाँ है, वह यहाँ है। लिनफैंग उस अहंकारी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी करो और मुझे मारो। एक बार जब आप मुझे मारना समाप्त कर लें तो मैं आज जल्दी काम खत्म कर सकता हूँ। भले ही इस बेवकूफ़ द्वारा पीटा जाना शर्मनाक है, लेकिन अगर मैं घर जाना चाहता हूँ तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो, इस दृश्य को खत्म करने के बाद मेरे पास यहाँ न आने और अगले कुछ दिनों तक बिना दिमाग वाले चाटुकार कुत्ते की तरह व्यवहार न करने का बहाना होगा। ... किन्यू अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घृणा की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। उन्होंने दबंगई से कहा, यह बदबूदार सुरक्षा गार्ड कहाँ से आया? क्या आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ आपकी प्रेसिडेंट बाई से मिलने आया हूँ। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मेरे रास्ते से हट जाएं। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। किन्यू ने चरित्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से सुधार करते हुए प्रदर्शन किया। उस अहंकारी चेहरे को पूर्णता के साथ निभाया गया, यहाँ तक कि अगर ऑस्कर जज ने इसे देखा तो उन्हें उसे थोड़ा सोना देना होगा।
नियति के बच्चे लिन फैंग का पता चला। लिन फैंग की जानकारी। नाम लिन फैंग, सैनिक राजा। लिंग पुरुष। उम्र 28। क्षेत्र मध्य चरण, ग्रैंड मास्टर। संगठन ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप। पहचान बाई ग्रुप मुख्यालय में सुरक्षा गार्ड। चीट कोड ब्लड ऑफ द ब्लड वुल्फ किंग, ब्लड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। नियति 183,000। भाग्य स्तर सफेद। व्यक्तिगत कौशल उन्नत, खजाना मूल्यांकन, जुआ पत्थर में निपुणता, चिकित्सा उपलब्धि, ग्रैंड मास्टर स्तर की रेसिंग। संक्षिप्त नियति किन्यू का पता चला बच्चा। किन्यू की जानकारी। नाम किन्यू, खलनायक अभिनेता, सिस्टम मालिक, ट्रांसमाइग्रेटर। लिंग पुरुष। आयु 27, वास्तविक आयु 44, स्थानांतरण से पहले 23 जोड़, स्थानांतरण के बाद 8, पुनः प्रारंभ से 21 वर्ष। क्षेत्र कोई नहीं। ताकतें कैपिटल किन फैमिली, कियांगशेन ग्रुप, जियांग शहर में किन्यू की कंपनी। पहचान कैपिटल किन फैमिली का एकमात्र वारिस, कियांगशेन ग्रुप के प्रवक्ता। धोखा कोड खलनायक अभिनय प्रणाली, आंतरिक आवाज प्रणाली। नियति 870,000। भाग्य स्तर पीला। व्यक्तिगत कौशल कोई नहीं। ... संक्षिप्त सिस्टम क्या मैं इसे सही देख रहा हूँ? 870,000। नियति किन्यू की नियति को 870,000 तक ऊंचा देखकर बाई जियायू का नाजुक शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ मेजबान, आप गलत नहीं हैं। पवित्र बकवास बहुत मजबूत, जैसा कि एक सहयात्री से अपेक्षा की जाती है। बाई जियायू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि ये व्यक्ति अभी भी उसकी हत्या की सूची में था। एक पहाड़ 2 बाघों को नहीं समा सकता। यह उसके लिए इस दुनिया में चमकने वाली एकमात्र महिला होने के लिए पर्याप्त था। हमारी राष्ट्रपति बाय अंदर नहीं है, कृपया वापस जाएं। लिन फैंग ने इस तथाकथित यंग मास्टर किन की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए अपने दांतों से झूठ बोला। अच्छा। किन्यू हंसे। पुरुषों, इसकी दोनों टांगें तोड़ दो और इसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दो। हालांकि यह 9वीं बार था। किन्यू अभी भी कर्तव्यनिष्ठ था। घर जाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, यंग मास्टर किन। बैल जैसे मजबूत 2 अंगरक्षक किन्यू के पीछे से निकले और उग्र भावों के साथ लिन फैंग की ओर चले। बच्चे, मैं तुम्हें बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। इस तरह तुम्हें कम पीड़ा होगी। बड़े भाई, उस पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद करो? वह सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। मैं उसे एक हाथ से संभाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद आखिरी बार बात करने वाला अंगरक्षक सीधे आगे बढ़ गया। लिन फैंग के मुंह का कोना एक बहुत ही मानक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट में बदल गया और फिर उसने एक मुक्का मारा। बूम! एक खून जमा देने वाली चीख निकली और आगे बढ़ने वाला अंगरक्षक दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। युवा मास्टर किन की रक्षा करें! अंगरक्षकों में से एक चिल्लाया और कई अन्य लोग किन्यू को बचाते हुए बाहर भागे। युवा मास्टर किन, सावधान रहें। तुम वहां किस लिए खड़े हो? सब लोग उसे ले आओ। मेरे लिए उसे अपंग बना दो। किन्यू अति क्रोध में दहाड़ने लगा। यंग मास्टर किन की आज्ञा सुनकर सभी अंगरक्षकों ने अपना रुख अपनाया। थोड़ी देर की नजरों के आदान प्रदान के बाद उन्होंने एक सामान्य आक्रमण शुरू किया। जैसा कि कहा जाता है, मुक्कों की अराजक झड़ी एक बूढ़े मालिक की जान ले सकती है। उनमें से इतने सारे के साथ एक ब्राइट जिन मार्शल आर्टिस्ट को भी घुटने टेक कर कॉन्क्वेस्ट गाना होगा। ये सोचकर कई अंगरक्षकों ने बिजली की गति से अपने सामने बेपरवाह सुरक्षा गार्ड को वश में करने की योजना बनाते हुए तेजी से हमला किया। खतरनाक भीड़ को देखकर लिन फैंग के मुंह का कोना सिकुड़ गया। उसने अपने दिल में आह भरते हुए कहा, अगर यह ग्रेट जिया नहीं होता तो मेरे प्रति आपके अभी के रवैये के आधार पर अब तक आप सभी मृत व्यक्ति हो गए होते। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने शरीर में असली क्यूई को नियंत्रित किया और सीधे भीड़ पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में मारपीट में शामिल सभी बॉडीगार्ड जमीन पर गिर पड़े। अंगरक्षकों से निपटने के बाद लिन फैंग ने किन्यू की ओर तीखी निगाहों से देखा। आपकी बारी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किन्यू हूँ। यदि तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जियांग शहर कभी मत छोड़ो। हालांकि किन्यू बहुत डरा हुआ था, लेकिन साजिश को अंजाम देने और घर जाने की खातिर उसने अभी भी बहुत ही पेशेवर तरीके से कठोर शब्द और उकसावे बोले। किन्यू, उसके बारे में कभी नहीं सुना। लिन फैंग ने बुरी मुस्कान दी और किन्यू की ओर चल दिया। जाओ। हाँ बॉस बाय। ब्लैक टाइगर ऑफ की आकृति चमक उठी। कौवा उड़ान भरता है। बवंडर ने पार्किंग स्थल को नष्ट कर दिया। एक गुप्त हमले को भांपते हुए लिन फैंग जल्दी से घूमे। उनके शरीर पर हल्के लाल सुरक्षात्मक एस्ट्रल क्यूई की एक परत दिखाई दी। बूम! लिन फैंग कई कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। दृढ़ता ग्रैंड मास्टर। लिन फैंग ने अपने सामने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो खुद से अधिक मजबूत और लंबा था। बड़ी सावधानी से। ग्रेट जिया वास्तव में झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन का स्थान था। यहाँ तक कि जियांग सिटी जैसी जगह में भी एक परसिवरेंस ग्रैंड मास्टर मौजूद था। सांप कदम, खरगोश पंच, हेड स्मैशर्स अखरोट ... केवल एक पल के आंख से संपर्क के बाद ब्लैक टाइगर ने लिन फैंग के साथ झड़प करते हुए फिर से हमला किया, जो अभी गुप्त रूप से विदेश से लौटा था। अफ के हमले व्यापक और शक्तिशाली थे। कोई बुनियादी हमले नहीं थे, केवल कौशल थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, लिन फैंग और अधिक चिंतित हो गए। हालांकि वह एक ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उनका शारीरिक शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं था। अपनी असली ताकत प्रकट करने की अनिच्छा के साथ वह केवल एक आदान प्रदान के बाद नुकसान में पड़ गया। बेशक अब भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। वह बस बाई जियायू के आदेश के अनुसार लिन फैंग के साथ खेल रहा था। क्या बकवास है! एक दृढ़ता ग्रैंड मास्टर कहाँ से आया? आउच! तुम क्या कर रहे हो? आपको हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? आप लिन फैंग को क्यों मार रहे हैं? उसे मुझे पीटने देने में क्या गलत है? यदि वह मुझे एक बार भी मारेगा तो मैं नहीं मरूंगा। जल्दी करो और रुको, कमीने! लिन फैंग को नुकसान में पड़ता देख किन्यू लगभग रोने लगा था। सिस्टम कथानक इस तरह बन गया है। मुझे फिर से शुरू नहीं करना पड़ेगा, है ना? मेजबान, निश्चिंत रहें। प्लॉट बहाली दर 95% है, जो बिल्कुल ठीक है। जब तक ब्रेकडाउन होस्ट के कारण नहीं हुआ है, तब तक इसे पतन के रूप में नहीं गिना जाता है। मेजबान को पुरस्कारों के साथ मूल दुनिया में लौटने के लिए केवल अपनी साजिश पूरी करनी होगी। यह अच्छा है। सिस्टम से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद किन्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली।
घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। किन्यू को वहां अचंभे में खड़ा देखकर और उसके कान में आंतरिक आवाज गायब हो गई। बाई जियायू तुरंत समझ गई कि किन्यू अपने विद्रोही तंत्र के साथ संचार कर रहा था। एक सिस्टम जो अपने मालिक की पीठ में छुरा घोंप रहा है, कितना दिलचस्प है। ये सोचते हुए बाई जियायू उस गरीब आत्मा को डराने के इरादे से आगे बढ़ी जिसे उसके सिस्टम ने पीठ में छुरा घोंपा था। किन्यू, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? उस परिचित आवाज को सुनकर किन्यू का शरीर कांप उठा। अरे बकवास, बाई जियायू यहाँ क्यों है? कथानक के अनुसार क्या बाई जियायू को इस समय उस बेवकूफ ज़ियाओफान द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए? वह यहाँ क्यों भागी? भले ही यह व्यक्ति इंटेलिजेंस लोअरिंग हेलो से प्रभावित नहीं है, लेकिन मानचित्र के चारों ओर इस तरह घूमना थोड़ा अधिक है। लेकिन बाई जियायू और भी अधिक सुंदर कैसे हो गई? ये चेहरा, यह आकृति और वह लहराते चांदी के बाद वह उन बुद्धिहीन नायिकाओं को पूरी तरह से कुचल देती है। यदि यह कथानक का अनुसरण करने के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता। किन्यू की आंतरिक आवाज को और अधिक विकृत होते हुए सुनकर बाई जियायू ने निर्णायक रूप से उसे रोका। किन्यू, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? क्या तुम यहाँ मेरी बहन को देखने के लिए नहीं आए हो? चलो साथ चलते हैं। तुम में मेरे बारे में ऐसे विचार रखने की हिम्मत है? बस मुझे तुम्हारी साजिश को बर्बाद करते हुए देखो। क्या आप अभी भी घर जाना चाहते हैं? आपके जैसे सिस्टम के साथ आप 10,000 बार पुनः आरंभ करने पर भी घर नहीं जा पाएंगे। चूंकि हम दोनों ट्रांसमाइग्रेटर हैं, इसलिए मैं आपकी आत्मा को वापस अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा। यह बाई जियायू द्वारा इस तरह आमंत्रित किए जाने पर किन्यू अचानक दुविधा में पड़ गया। PS, राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी का आखिरी दिन, चेक इन 24, अध्याय 24। युवा व्यक्ति, आप जानते हैं कि निकट सीमा पर अपनी अंतिम चाल का उपयोग कैसे करना है। क्या मैं अपनी बहन से मिलना नहीं चाहता? बाई जियायू 3 सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने चालाकी से पूछा, या क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बहन के लिए मेरा प्यार सूरज और चंद्रमा की तरह स्पष्ट है। अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी मैं शूटों के सामने खड़ा रहूंगा। मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? किन्यू ने फूलों वाले शब्दों को उड़ने दिया। वाह, मुझे वह पसंद है। मुझे उसे पसंद करने से पहले एक कुत्ता चाहिए। मैं किन परिवार का प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी हूँ? मेरे पास शक्ल और दौलत दोनों है। यदि वह घिनौनी साजिश न होती तो मैं उसकी तरह मरने के बजाय मर जाना, छत से कूद जाना और गिरकर मर जाना पसंद करता। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? पूरे दिन उसका चेहरा हिमशैल जैसा बना रहता है। वह सभी को दूर रखती है जैसे कि उन पर उसका पैसा बकाया हो। अगर मुझे किसी को पसंद करना है तो वह आप ही होंगे। ... डिंग, मेजबान की शिकायत सफल। मिंगजिन लेट स्टेज खेती प्राप्त की। मिंगजिन लेट स्टेज, अच्छा। अपने शरीर में अतिरिक्त शक्ति को महसूस करते हुए किन्यू अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सका। 9 बार पुनः आरंभ करने के बाद ये पहली बार था जब वह मार्शल आर्टिस्ट बने थे। किन्यू को तुरंत मिंगजिन लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट बनते हुए देखकर बाई जियायू को पता चल गया कि इस आदमी को एक सिस्टम इनाम मिला है। केवल शिकायत करने पर पुरस्कार मिलना ये तंत्र काफी दिलचस्प था। किन्यू, चलो, अगर हम अभी नहीं गए तो तुम्हारे फूल मुरझा जाएंगे, बाई जियायू ने चिढ़ाया। तो चलो चलें। बाई जियायू के आग्रह को सुनकर किन्यू ने जल्दी से खुद को समायोजित किया और एक साधारण व्यक्ति की अभिव्यक्ति की। आफू, रुको, ये देखकर कि बहुत हो गया, बाई जियायू ने आफू को हमला रोकने का आदेश दिया। क्या बकवास है? ये दृढ़ता ग्रैंडमास्टर आपका आदमी है। बाई जियायू, तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मैं सोच रहा था कि एक दृढ़ता ग्रैंडमास्टर अचानक क्यों प्रकट हुआ। ये पता चला कि वह तुम्हारा है। लेकिन आपको परसिवरेंस ग्रैंडमास्टर कहाँ मिला? मुझे याद है कि यह मूल कथानक में नहीं था। खैर, यहाँ हम फिर से चलते हैं। सिस्टम, यहाँ से निकल जाओ। डिंग, अब क्या गलत है मेजबान? सिस्टम, मुझे ये समझाओ, बाई जियायू के साथ क्या हो रहा है? वह यहाँ क्यों है और उसे एक दृढ़ता ग्रैंडमास्टर कहाँ मिला? होस्ट, क्या सिस्टम ने आपको पहले कई बार नहीं बताया? बाई जियायू एक विशेष नायिका है। वह इंटेलिजेंस लोअरिंग हेलो या कथानक से प्रभावित नहीं है। उसका थोड़ा खास होना सामान्य बात है। निश्चिंत रहें मेजबान, ये सब सामान्य है और इससे आपके कथानक के पूरा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप मुझसे झूठ न बोलें, किन्यू ने नाराजगी से कहा। वह वास्तव में विकल्पों से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि साजिश फिर से पटरी से उतर गई है। लेकिन जो भी हो, जब तक यह उसे घर जाने से नहीं रोकता, इसे टेढ़ा ही रहने दो। डिंग, होस्ट ने नियति के बच्चे लिनफैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के क्षण को बाधित कर दिया, जिससे लिनफैंग को चेहरा खोना पड़ा। लिनफैंग की नियति में 2000 की कमी आई है। होस्ट ने 20,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, होस्ट ने खलनायक के रूप में भाग्य के बच्चे किन्यू की भूमिका को बाधित कर दिया, जिससे कथानक की सटीकता बर्बाद हो गई। किन्यू का दिल एक रोलर कोस्टर की तरह तेजी से उतार चढ़ाव कर रहा था। किन्यू की नियति में 3000 की कमी आई है। होस्ट ने 30,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। 50,000 खलनायक अंक कुछ भी नहीं से बेहतर। बाई जियायू ने अंदर ही अंदर आह भरी और फिर बाई बिल्डिंग की ओर चल दी। बाई जियायू को जाते हुए देखकर किन्यू तेजी से उसके पीछे चला गया, जिससे विदूषक लिनफैंग स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। जल्द ही उन तीनों को रिसेप्शनिस्ट द्वारा बाई शूतोंग के कार्यालय में ले जाया गया। बाई शूतोंग ठंडे चेहरे के साथ सोफे पर बैठी थी। उसके बगल में एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा काफी ऊंचा था। बाई जियायू ने जांच करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया और जैसा कि अपेक्षित था, वह एक नियति नायिका भी थी। इस महिला का नाम अन्या था, जो बाई शूतोंग की सबसे अच्छी दोस्त और सचिव थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, किन्यू का आंतरिक एकालाप तुरंत सक्रिय हो गया। बकवास, मुझे इस हिमशैल चेहरे का फिर से सामना करना होगा। दिन भर ठंडा चेहरा बनाए रखना जैसे कि किसी पर आपका करोड़ों का कर्जदार हो। क्या ये थका देने वाला नहीं है? आइए इसे जल्दी से खत्म करें। मैं वास्तव में ओवरटाइम काम नहीं करना चाहता। ... किन्यू की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में आई। बाई शूतोंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन किन्यू ने अपना मुंह नहीं खोला था। बाई शूतोंग बहुत भ्रमित थी। उसने किन्यू के बगल में बाई जियायू पर नजर डाली और पाया कि बाई जियायू की बड़ी प्यारी बैंगनी आंखें उसे आधी मुस्कान के साथ देख रही थीं। अब वह समझ गई किन्यू के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसने जो सुना वह वास्तव में किन्यू के आंतरिक विचार थे और वह अकेली नहीं थी जो उन्हें सुन सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बहन भी ऐसा कर सकती है।
ये सोचते हुए बाई शुटोंग ने अजीब भाव से किन्यू को देखा। उसके विचार तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि वह इस सब का कारण जानने की कोशिश कर रही थी। बाई शुटोंग, तुम मुझे किस लिए देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? वहां स्तब्ध होकर खड़े मत रहो। जल्दी करो और बोलो, जल्दी करो और मुझे अस्वीकार करो। मैं वास्तव में इस घटिया जगह पर एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे तुरंत अस्वीकार कर दें और मुझे वापस जाने दें। बाई शुटोंग, कुछ कहो। मुझे इस तरह मत देखो। आप नायक लिन फैंग की महिला हैं। मेरी ओर मत देखो, तुम्हें लिन फैंग को देखना चाहिए। किन्यू के समृद्ध आंतरिक विचारों को सुनकर आन्या की निगाहें बाई शुटोंग और किन्यू के बीच अजीब तरह से आगे पीछे घूमती रहीं। क्या वह किन्यू के आंतरिक विचारों को सुन रही थी? ऐसा लगा कि राष्ट्रपति बाई भी उन्हें सुन सकती थी। लिन फैंग, क्या ये सुरक्षा गार्ड राष्ट्रपति बाई था जिसे कुछ दिन पहले व्यक्तिगत रूप से वापस लाया गया था? इसमें लिन फैंग फिर से कैसे शामिल हो गया? और तुम, आन्या, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई फूल नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिन फैंग को देखें। लिन फैंग आपकी मंजिल है। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ अपने आप को लिन फैंग की बाहों में डाल दो और फिर लिन फैंग को बाई शुटोंग पर जीत हासिल करने में मदद करो। यह मत देखो कि बाई शुटोंग का अब ठंडा अलौकिक रूप कैसा दिखता है। एक बार जब वह लिन फैंग से मिलती है और सैनिक राजा की टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान देखती है तो उसके पैर तुरंत कमजोर हो जाएंगे और वह चलने में सक्षम नहीं होगी। कैसी शीतलता, कैसी हिमशैल। टेढ़े मुंह वाले सिपाही राजा के सामने सब बादल ही हैं। लिन फैंग को पाने के लिए बाई शुटोंग ने लिन फैंग को बाई समूह का महाप्रबंधक बनाने के लिए सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने परियोजनाओं में लिन फैंग की मदद करने के लिए ओवरटाइम काम किया और फिर सारा श्रेय उन्हें दे दिया। एक बार जब उसने शुरुआत की तो किन्यू एक पीशूटे की तरह था जिसने बाई शुतोंग के चेहरे पर अपना अंतिम अधिकार प्रकट कर दिया। बाई शुतोंग, अच्छा अच्छा अच्छा। किन्यू, तुम कुछ और हो। आन्या, क्या ये कुछ ऐसा है जो मुझे सुनना चाहिए? मुझे चुप कराने के लिए बहन शुतोंग मुझे मार तो नहीं डालेंगी, है ना? बाई जियायू, युवक, तुम सच में जानते हो कि उनके चेहरे पर बड़े अधिकार कैसे खोले जाते हैं? किन्यू, तुम्हें क्या हो गया है? बाई शुतोंग गुस्से में थी। हाँ, यही अभिव्यक्ति है। जल्दी 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 मुझे खो जाने के लिए कहो। मुझसे कहो कि मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूं। किन्यू को अपने दिल में ये कहते हुए सुनकर बाई शुतोंग का स्वर बदल गया। किन्यू, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। मुझे इसकी जरूरत है। हस्तांतरण अनुबंध तैयार रखें और इसे कल ले आएं। पवित्र बकवास। बाई शुतोंग, तुमने वास्तव में इसके लिए पूछने का साहस किया? क्या यंग मास्टर किन जमीन का ये टुकड़ा भी छोड़ने को तैयार नहीं है? बाई शुतोंग थोड़ा मुस्कुराई। चूंकि आप अभिनय करना चाहते हैं, ठीक है, मैं साथ निभाऊंगा। क्या आपको एक प्रेम मस्तिष्क वाले मूर्ख की तरह व्यवहार करना पसंद नहीं है? फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से सिंपल होने दूंगा। हाँ, किन्यू हंसा, उसका चेहरा खुशी से भर गया। शुटोंग, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। चूंकि तुम इसे चाहते हो, शुटोंग, मैं किसी को अनुबंध तैयार करने और कल इसे लाने के लिए कहूंगा। बाई शुतोंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, याद रखें, यह एक निःशुल्क स्थानांतरण होना चाहिए। ठीक है, स्वाभाविक रूप से। किन्यू ने जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। बाई शुतोंग के प्रति उसकी नापसंदगी उसके दिल में एक और गहराई पैदा कर रही थी। युवा मास्टर किन, चूंकि और कुछ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वापस जाओ और तैयारी करो। मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता। समय से ही देखकर बाई शुतोंग ने सीधे उन्हें जाने का आदेश जारी कर दिया। किन्यू यहाँ रहना नहीं चाहता था। ठीक है, वह उसकी इस छोटी सी उचित मांग को पूरा कर देगी। सिम्प खेलना चाहते हैं, ठीक है, ये केवल कुछ शब्द थे, वह उसे भी संतुष्ट कर सकती थी। आखिरकार केवल एक मूर्ख की पेशकश किए जाने पर पैसे नहीं लेगा। अगर कोई पैसा देना चाहे तो वह ले लेती थी। हाँ, शुटोंग, तो मैं अब जा रहा हूँ। किन्यू ने अनिच्छुक भाव व्यक्त किया। इस बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस महिला बाई शुटोंग द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के कारण, जिन्होंने एक अभूतपूर्व फ्री ट्रांसफर समझौता भी जोड़ा था। इस तरह की चालों के साथ जमीन सचमुच मुफ्त में दी जा रही थी, ऐसी कि जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। ये सोचकर किन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। अच्छी बात यह थी कि नायिका बाई शुतोंग को कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि वह और भी ज्यादा ज्यादती करने लगी थी। लेकिन जब तक वह घर जा सकता था, किन्यू को इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। जब तक कथानक गलत नहीं हुआ तब तक कोई समस्या नहीं थी। इस समय इंटेलिजेंस लोअरिंग हिलो के गायब होने का प्रभाव दिखना शुरू हो गया, लेकिन किन्यू ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 25 अध्याय 25 योजना। मुझे बताओ, तुम किन्यू की आंतरिक आवाज के बारे में क्या सोचते हो? बाई शुतोंग ने मुस्कुराते हुए आन्या और बाई जियायू की ओर देखा। कंपनी के अन्य कर्मचारियों की कुछ सूक्ष्म जांच के बाद बाई शुतोंग ने पुष्टि की कि अब तक केवल वह, आन्या और उसकी बहन बाई जियायू ही किन्यू के विचारों को सुन सकती थीं। सिस्टर शुटोंग, मुझे लगता है कि हमें अस्थायी रूप से दिखावा करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें अपना अगला कदम उठाने से पहले अप्रत्यक्ष पूछताछ के माध्यम से यंग मास्टर किन द्वारा उल्लिखित मूल कथानक के बारे में विवरण इकट्ठा करना चाहिए। आन्या ने तुरंत अपने विचार व्यक्त किए। इसे स्थिर रखना वास्तव में एक अच्छा विचार था। बेशक शर्त ये थी कि वे बाद में लिन फैंग के हरम से किन्यू के हरम में नहीं कूदे, अन्यथा परिवर्तन वास्तव में कोई मायने नहीं रखेगा। दीदी, आप क्या सोचती हैं? बाई शुतोंग ने बाई जियायू को कोमल दृष्टि से देखा। मैं क्या सोचूं? मैं बस शो देख रहा हूं। वैसे भी मेरा लिन फैंग या किन्यू से कोई लेना देना नहीं है। बाई जियायू लापरवाही से सोफे पर लेट गई। बाई शुतोंग को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई नाटक देख रही हो। जियायू, गड़बड़ करना बंद करो। हम अब बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, गंभीर हो जाओ। बाई शुतोंग के सेक्ट मास्टर थोड़ा क्रोधित हो गए और उनकी आवाज़ थोड़ी अधिक कठोर हो गई। जब से यह छोटी बच्ची अपने स्वास्थ्य में सुधार हुई तब से इतनी शरारती हो गई थी, उसने अब उसे छेड़ने की भी हिम्मत की। बाई शुतोंग को थोड़ा गुस्सा होते देख बाई जियायू उठकर बैठ गई और धीरे से मुस्कुराए। क्या पूछने की भी जरूरत है? बेशक, हम पहले हमला करते हैं। चूंकि किन्यू साजिश को पूरा करना चाहता है, हम इसे नष्ट कर देंगे।
उदाहरण के लिए लिनफेंग को एक विदेशी भाड़े के सैनिक के रूप में रिपोर्ट करें और ड्रैगन ग्रुप को कार्रवाई करने दें। हम उधार लिए गए चाकू से मार डालेंगे। बाई जियायू की नज़र तेज थी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा किसी जानलेवा महिला दानव की तरह स्पष्ट था। दूसरी मिस, क्या यह अनुचित होगा? आखिरकार लिनफेंग विदेशी भाड़े के सैनिकों का नेता, एक निर्दयी हत्यारा और नायक है। अगर हम उसे इस तरह अपमानित करते हैं और वह हताशा की ओर प्रेरित होता है तो क्या होगा अगर वह बाहर निकल जाए? आन्या थोड़ी चिंतित थी। घरेलू स्तर पर बड़े होने के कारण आन्या को स्वाभाविक रूप से उन विदेशी भाड़े के सैनिकों के प्रति घृणा और भय की भावना महसूस हुई। ये सुनकर कि बाई जियायू पहल करना चाहती थी, उसने अपना आपा खो दिया। दीदी, लिनफेंग आखिरकार एक खून का प्यासा भाड़े का नेता है। क्या हमारे लिए उसका इतनी बेतहाशा विरोध करना वाकई बुद्धिमानी है? बाई शुतोंग ने भी अपने विचार साझा किए। आखिरकार अगर किन्यू भी उसे संभाल नहीं सका तो आमने सामने जाने का विकल्प चुनना वास्तव में तर्कसंगत कदम नहीं था। यदि ड्रैगन समूह ने लिनफेंग को खत्म नहीं किया और उसे भागने नहीं दिया तो वे उसके प्राथमिक लक्ष्य बन जाएंगे। दीदी, इसकी चिंता मत करो। जब मैं पहले नीचे किन्यू से मिला तो मैंने आंफू का परीक्षण किया कि लिनफेंग वास्तव में काफी मजबूत है, लेकिन वह केवल मिड स्टेज ग्रैंड मास्टर स्तर पर है। ड्रैगन ग्रुप को उससे निपटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने यह नहीं कहा कि हम स्वयं उसकी रिपोर्ट करेंगे। हम ऐसा करने के लिए किन्यू की पहचान का उपयोग कर सकते हैं। लिनफेंग और किन्यू को कुत्तों की तरह लड़ने दें और फिर हम पीछे के ओरियोल के रूप में कार्य करेंगे। दूसरी मिस, क्या ये थोड़ा अनैतिक नहीं होगा? आखिरकार यंग मास्टर किन एक साधारण व्यक्ति है, ऐसा करने से उसे नुकसान हो सकता है। आन्या ने चिंतित होकर अपनी चिंता व्यक्त की। तो क्या हुआ? चूंकि किन्यू ने 9 बार पुनः आरंभ किया है, उसके पास आत्मसंरक्षण के कुछ साधन होने चाहिए। इसके अलावा वह मरने के लिए बहुत उत्सुक है, ऐसा करने से वास्तव में उसे मदद मिल सकती है। बाई जियायू ने आन्या के तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। फिर बाई जियायू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। या बल्कि, क्या तुम मेरी बहन को धोखा देना चाहते हो और वास्तव में उस ब्लड वुल्फ सोल्जर किंग में शामिल होना चाहते हो? बाई जियायू के तीखे सवाल का सामना करते हुए आन्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से समझाया, नहीं। दूसरी मिस, मैंने सिस्टर शुटोंग को धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वास्तव में आन्या, मैंने वर्षों से तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैंने तुमसे कृतघ्न गद्दार होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे साथ होने से मेरे लिए शांति से सोना सचमुच मुश्किल हो जाता है। बाई शुतोंग ने बिल्कुल सही समय पर आन्या की ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडी थी, जैसे कि वह किसी गद्दार को देख रही हो। नहीं सिस्टर शुटोंग, मैंने आपको धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह सब किन्यू की बकवास थी। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। सिस्टर शुटोंग, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैंने आपको धोखा देने के लिए कभी कुछ नहीं किया है। बाई शुतोंग की घूरने पर आन्या ने तुरंत अपना आपा खो दिया। वह लानत किन्यू, कहने के लिए सभी बातों में से उसे यह कहना था कि वह भविष्य में सिस्टर शुटोंग को धोखा देगी और लिनफेंग के साथ उसके खिलाफ साजिश रचेगी। क्या यह उसे अग्निकुंड में धकेलना नहीं था? वह अब किन्यू से बेहद नफरत करती थी। ये सब किन्यू की गलती थी कि सिस्टर शुटोंग ने उसे गलत समझा। बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें, अन्यथा अगर मुझे पता चल गया तो परिणाम भुगतने होंगे। बाई शुतोंग ने आन्या को चेतावनी देने का अवसर लिया। बेशक संदेह बना रहा और एक गुप्त जांच की जाएगी। यदि आन्या ने वास्तव में उसे धोखा देने के लिए कुछ किया है तो वह निश्चित रूप से आन्या को भुगतान करेगी। भले ही आन्या को वास्तव में कोई समस्या न हो, उसे फिर से नियुक्त किया जाएगा और अब उसे पास नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आइए किन्यू और लिनफेंग पर चर्चा जारी रखें। मुझे अपने विचार बताएं जियायू। और वह आफू, तुम्हें ऐसा विशेषज्ञ कहाँ से मिला जिसके खिलाफ एक ग्रैंड मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता? आन्या को चेतावनी देने के बाद बाई शुतोंग ने विषय को वापस अपनी बहन पर स्थानांतरित कर दिया। किन्यू की आंतरिक आवाज और लिनफेंग के एक सैनिक राजा होने की तुलना में ऐसा लगता था कि उसकी बहन के बदलाव और भी बड़े थे, इतने महान कि किन्यू भी पूरी तरह से अनजान थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाई जियायू को बाई शुतोंग के संदेह की कोई परवाह नहीं थी, या यूं कहें कि वह इससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आपका मतलब है आफू? आफू एक फिजिकल कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर है। मेरे ग्रैंड मास्टर ने उसे मुझे दिया था। बाई जियायू ने लापरवाही से एक ग्रैंड मास्टर बना लिया। ग्रैंड मास्टर? बाई शुतोंग असमंजस से भरी थी। क्या चल रहा था? परिवार ने कभी भी उसकी बहन के ग्रैंड मास्टर होने का उल्लेख नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन ने परिवार को नहीं बताया हो? बाई शुतोंग ने तुरंत सच्चाई का अनुमान लगा लिया। हालांकि बाई शुतोंग को ज्यादा परवाह नहीं थी। वह ठीक जानती थी कि उसका परिवार कैसा है। हालांकि वह एक शक्तिशाली सीईओ की तरह लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक उच्च स्तरीय कर्मचारी थी। बाई ग्रुप हमेशा उनके दादा के नियंत्रण में था। पिछले 2.5 वर्षों में वह उन सहयोगों को अस्वीकार नहीं कर सकी जो किन्यू ने अनिवार्य रूप से मुफ्त में सौंपे थे। दूसरे शब्दों में, इतने वर्षों तक बेशर्मी से किन परिवार का खून चूसने वाली वह नहीं थी, बल्कि बूढ़ी मास्टर बाई थी। वह महज एक मोहरा थी जिसे आगे बढ़ाया गया था, जो शक्तिशाली प्रतीत होती थी लेकिन वास्तव में अपने दम पर कार्य करने में असमर्थ थी। अगर वास्तव में कुछ गलत हुआ तो उसके दादा निश्चित रूप से उसे तुरंत सीईओ के पद से हटा देंगे और उसकी शादी के लिए एक परिवार ढूंढेंगे। वह अपनी व्यावसायिक प्रतिभा के कारण आज सीईओ की कुर्सी पर बैठने में सक्षम थी, क्योंकि बाई परिवार का कोई भी व्यक्ति कार्यभार नहीं संभाल सका, और उस मनहूस सिम्प किन्यू के कारण। ये कई कारकों के कारण था कि बाई शुटोंग इस सीईओ पद पर मजबूती से बैठ सके। मेरे ग्रैंड मास्टर का नाम ट्रू लॉर्ड ज़िशान है। वह इस दुनिया से नहीं है। मैं उसकी वजह से जाग सका और ठीक हो सका। ये सामान्य बात है कि आप नहीं जानती बहन। आखिरकार सपने में शिक्षा प्राप्त करने जैसी बात पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है। बाई जियायू का झूठ आसानी से सामने आ गया। जब भी आप बाहर जाते हैं तो व्यक्ति की पहचान स्वप्रदत्त होती है। चूंकि सिस्टम का खुलासा करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसने कहानी बदल दी। वैसे भी बाई शुतोंग के लिए यह साबित करना असंभव था कि सच्चे भगवान ज़िशान इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। सपनों में पढ़ाना, भाग्य बदलने के लिए स्वर्ग को चुनौती देना, साथ ही खेती करना। तो क्या हुआ अगर बाई परिवार ने इस पर विश्वास नहीं किया? क्या वे वास्तव में आ सकते हैं और अपने जीवन के लिए उससे लड़ सकते हैं?
अब जब वह फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंच गई थी और उसका बाई परिवार से कोई रक्त संबंध या उनके लिए कोई भावना नहीं थी, तो वह स्वाभाविक रूप से उनसे बंधी नहीं होगी। एक खलनायक को खलनायक की तरह व्यवहार करना चाहिए। सच्चा भगवान ज़िशान, मैंने निश्चित रूप से उसके बारे में कभी नहीं सुना है। शीर्षक उन एकांतप्रिय अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक जैसा लगता है, लेकिन सपने में पढ़ाना क्या है? क्या ये शाब्दिक है? बाई शुतोंग ने कुछ आग्रह के साथ पूछा। बाई जियायू ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है, सपने में पढ़ाना। जैसे ही वह बोली, बाई जियायू ने हल्के से अपना पतला ज़ैद हाथ उठाया और कार्यालय के दूसरी तरफ से एक सजावटी मॉडल गुड़िया उसके हाथ में दिखाई दी। टेलीकिनेसिस, एक अमर की विधि। बाई शुतोंग और आन्या स्तब्ध रह गए। ठीक है, मैं निम्नलिखित व्यवस्था करूंगा, आप दोनों ध्यान दें। 26 अध्याय 26 सैनिकों के राजा की पहचान उजागर। ये किन यू था जिसने ये किया था? एल्डरली, ये बाई ग्रुप का मुख्यालय है। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का ब्लड वुल्फ सोल्जर किंग, जिसका उल्लेख यंग मास्टर किन ने किया है, वह यहाँ छिपा हुआ है। वक्ता की आवाज़ जोर से भरी हुई थी, जाहिर तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट की। बाई समूह, बाई परिवार। बुजुर्ग ली ने एक पल के लिए सोचा। बाई परिवार जियांगचेन के 6 महान परिवारों में से एक। पिछले 2.5 वर्षों में किन परिवार की मदद से फल फूल रहा है, जिससे एक गति दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि उनका लक्ष्य जियांगचेन व्यापार जगत पर हावी होना है। किसने सोचा होगा कि कुख्यात क्रूर ब्लड वुल्फ वास्तव में बाई ग्रुप में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करेगा? ये सचमुच अप्रत्याशित है। मैं अभी नहीं जानता कि बाई परिवार को लिन फैंग की असली पहचान के बारे में पता है या नहीं। अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया तो बाई परिवार इस बार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हालांकि ये सब सिर्फ अटकलें हैं। लिन फैंग ने बाई ग्रुप में कैसे प्रवेश किया, इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। इस बार बाई ग्रुप में आने का उद्देश्य ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के नेता लिन फैंग को पकड़ना है। एल्डरली ने एक पल के लिए सोचा और जोर दिया, प्रतिद्वंद्वी एक ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ है। बाद में ध्यान दें और बहुत करीब न जाएं। हाँ एल्डरली, अनुयायियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इतना कहने के बाद एल्डरली ने अपने बगल में एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और विनम्रता से कहा, भाई म्यू, मुझे इस ऑपरेशन के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए आपको परेशान करना होगा। निश्चिंत रहें भाई ली, ग्रेट जिया के ग्रैंड मास्टर के रूप में मैं निश्चित रूप से अपना पूरा समर्थन दूंगा। यह हेल्दम्यू एक ग्रैंड मास्टर और जियांगचेन के 6 महान परिवारों में से एक शेन परिवार के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। चूंकि लिन फैंग से जुड़ा मामला बहुत महत्वपूर्ण था, एल्डरली ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सहायता के लिए आमंत्रित किया था। 2 ग्रैंड मास्टर और कई ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट, इस तरह की लाइनअप ग्रेट जिया में भी दुर्लभ है, जो दर्शाता है कि एल्डरली लिन फैंग को कितना महत्व देते हैं। योजना को अंतिम रूप देने के बाद एल्डरली के नेतृत्व में ड्रैगन समूह के सदस्य बाई समूह के मुख्यालय भवन की ओर चल पड़े। आप लोग कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आक्रामक समूह को पास आता देख एक सुरक्षा गार्ड पूछने के लिए आगे बढ़ा। एल्डरली ने अपना परिचय पत्र दिखाया। आधिकारिक व्यवसाय पर ड्रैगन समूह। आधिकारिक आईडी देखकर युवा सुरक्षा गार्ड चौंक गया और तेजी से वहां से चला गया। उसने ड्रैगन ग्रुप के बारे में सुना था। ये ग्रेट जिया का एक विशेष विभाग था जो विशेष रूप से मार्शल कलाकारों से जुड़े मामलों को संभालता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रैगन ग्रुप यहाँ क्यों आया था, लेकिन उनके व्यवहार से यह स्पष्ट था कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। हालांकि इसका उसके जैसे तुच्छ सुरक्षा गार्ड से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस ईमानदारी से सहयोग करने की जरूरत थी। लिन फैंग कहाँ है? हमें उसके पास ले चलो। बुजुर्ग ली ने इधर उधर नहीं घूमा और सीधे लिन फैंग के स्थान के बारे में पूछा। आप लिन फैंग को ढूंढ रहे हैं? वह वहाँ है जो पत्थर के खंभे पर बैठा है। जैसे ही वह बोल रहा था, युवा सुरक्षा गार्ड ने दूर एक पत्थर के खंभे पर बैठे एक युवक की ओर इशारा किया जो धूप का आनंद ले रहा था। सभी ने देखा और पाया कि वह बिल्कुल यंग मास्टर किन द्वारा भेजी गई तस्वीर जैसा दिखता था। ठीक है, रुको, अब यह आपका काम नहीं है। बुजुर्ग ली ने सिर हिलाया और समूह को लिन फैंग की ओर ले गए। दूरी में लिन फैंग ने एल्डरली और अन्य लोगों पर संक्षेप में नजर डाली। दरअसल उन्होंने इन अमित्र चरित्रों को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। अभी की बातचीत से यह निश्चित हो गया कि ये लोग विशेष रूप से उन्हीं के लिए आ रहे थे। लेकिन लिन फैंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि इन लोगों को संभवतः उस युवा मास्टर किन द्वारा उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। संख्याओं का क्या उपयोग था? उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। सैनिक आते हैं, सेनापति रोकते हैं, पानी आता है, धरती ढंक जाती है। विदेश में इतने वर्षों तक संघर्ष करते हुए उन्हें ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। डरने की कोई बात नहीं थी। क्या आप वो लोग हैं जिन्हें किन नाम के लड़के ने भेजा है? जब दोनों नेता रुके तो लिन फैंग ने लापरवाही से पूछा। एल्डरलीज एक्सप्रेशन चेंज्ड स्लाइटली बट ही डिडंट लूज हिज कंपोजर। यू न्यू वी वर कमिंग। क्या मैंने कल ही किन नाम के उस व्यक्ति को अपमानित नहीं किया था? उसने मुझ पर पलटवार करने के लिए लोगों को ढूंढ लिया था। इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यदि आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो जल्दी करें। तुरंत मेरे पास आएं। ये युवा ग्रैंडमास्टर काम से निकलने और खाने की जल्दी में है। लिन फैंग का रवैया अहंकारी था, जिसमें ड्रैगन समूह के सदस्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि ब्लड वुल्फ सोल्जर किंग से अपेक्षा की गई थी, वह वास्तव में हमारे ड्रैगन ग्रुप को हेय दृष्टि से देखेगा। क्या ड्रैगन ग्रुप? अपनी पहचान उजागर होने और नए लोग ड्रैगन ग्रुप से होने की बात सुनकर लिन फैंग का चेहरा तुरंत बदल गया। लानत है, किन नाम के उस व्यक्ति में कोई मार्शल नैतिकता नहीं है। उसने वास्तव में अधिकारियों को बुलाया। लानत है, ये देखकर कि लिन फैंग अभी भी उन्हें उकसाने की हिम्मत कर रहा है, एल्डरली ने निर्णायक रूप से पहला प्रहार किया, एक मुक्का मारा। तारांकन बूम, तारांकन, मुट्ठी के विरुद्ध मुट्ठी। सावधानी बरतते हुए लिन फैंग 5 कदम पीछे हट गए, जबकि एल्डरली वास्तव में 11 कदम पीछे हट गए। मिड स्टेज ग्रैंड मास्टर। उस आदान प्रदान के साथ लिन फैंग को इस मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार की मार्शल खेती के स्तर का एहसास हुआ। भाई म्यू, चलो एक साथ हमला करें और इस लड़के को नीचे गिरा दें। यह महसूस करते हुए कि लिन फैंग इतना मजबूत है, एल्डरली ने अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं की और सीधे एल्डरम्यू को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया। ठीक है, एल्डरम्यू ने जवाब दिया। उनकी आंतरिक क्यूई बढ़ गई और उनके शरीर पर हल्के हरे रंग की सुरक्षात्मक एस्ट्रल क्यूई की एक परत दिखाई दी।
प्रोटेक्टिव एस्ट्रल क्यूई एक और मार्शल ग्रैंड मास्टर। लिन फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह इन दोनों से नहीं डरता था, वह फिलहाल ग्रेड्स या अधिकारियों के साथ टकराव नहीं करना चाहता था। निस्संदेह यदि ये दोनों अनुचित होते तो उसे उन्हें मौके पर ही मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। यदि कोई मुझे नहीं उकसाता तो मैं भी किसी को नहीं उकसाता, लेकिन अगर वे उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें उस पर निर्दयी होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। लिन फैंग की जन्मजात इंटेलिजेंस लोअरिंग हेलो के प्रभाव में दोनों पक्ष एक अराजक समूह में लड़ते हुए तुरंत भिड़ गए। एल्डरली हल्के भूरे एस्ट्रल क्यूई से घिरा हुआ था, उसके हमले व्यापक और व्यापक थे, प्रत्येक चाल घातक थी। हालांकि एल्डम्यू के हमले एल्डरली की तरह उग्र नहीं थे, लेकिन वे बहुमुखी थे, स्पष्ट रूप से कठोरता को कोमलता से दूर करने की शैली का पालन करते थे। एक मध्य चरण का ग्रैंड मास्टर और एक प्रारंभिक चरण का ग्रैंड मास्टर। यदि यह कोई साधारण ग्रैंड मास्टर होता तो वे पहले ही हार चुके होते। दुर्भाग्य से लिन फैंग स्पष्ट रूप से नहीं थे। हालांकि वह भी केवल एक मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर थे, विदेश में उनकी वर्षों की लड़ाई ने उन्हें एल्डरली और एल्डम्यू की तुलना में कहीं बेहतर युद्ध अनुभव प्रदान किया। कई राउंड के बाद लिन फैंग, जो अभी भी पीछे थे, ने बढ़त हासिल कर ली। बच्चे, ये लो। गहरा पैशाचिक पंच। स्थिति को प्रतिकूल देखकर एल्डरली ने निर्णायक रूप से अपने हस्ताक्षरित कदम का इस्तेमाल किया। लिन फैंग के मुंह का कोना एक आत्मविश्वासपूर्ण कुटिल मुस्कान में बदल गया। बुरे आदमी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हत्या का असली इरादा क्या है। ब्लड फीएंड पाम। लिन फैंग का दाहिना हाथ घूम गया, ब्लड फीएंड क्यूई उसकी हथेली में संघनित हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वार कर दिया। मूर्ति के विरुद्ध हथेली। बूम। बुजुर्ग ली को वापस भेज दिया गया। वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए और मुंह में पुराना खून खा रहे थे। यह असंभव है, हम दोनों मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर हैं। आप मुझसे इतने अधिक मजबूत कैसे हो सकते हैं। बुजुर्ग ली की सांसें अटक गईं, वह डरे हुए चेहरे के साथ घायल लिन फैंग को देख रहा था। बच्चे, एल्डरली जियांगचेंग में ड्रैगन ग्रुप के प्रमुख हैं। मैं तुम्हें जागने की सलाह देता हूं, अब वापस लौटने में देर नहीं हुई है। ये देखते हुए कि एल्डरली का कोई मुकाबला नहीं है, एल्डम्यू ने तुरंत रणनीति बदल दी और प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए ड्रैगन ग्रुप की प्रतिष्ठा का उपयोग करने की योजना बनाई। हा, लिन फैंग हंसे। ड्रैगन ग्रुप, अगर आने वाला ये नानेटियन होता तो मैं थोड़ा सावधान हो सकता था, लेकिन आप लोग, अगर मैं आपको मार दूं तो क्या होगा। हाथी की लात। जैसे ही लिन फैंग अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हो रहा था, एक जंगली चिल्लाहट सुनाई दी। इससे पहले कि लिन फैंग प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी आंखों के सामने एक बड़ा पैर आ गया। उसकी सुरक्षात्मक एस्ट्रल क्यूई तुरंत टूट गई और 45 आकार का सोल सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। बूम। पहले से घमंडी और दबंग लिन फैंग को तुरंत उड़ा दिया गया, उसके चेहरे पर एक बड़े पदचिह्न के साथ। महान ग्रैंड मास्टर। लिन फैंग ने अपनी दही हुई नाक की हड्डी को पकड़ लिया, उसकी आंखें डरावनी हो गईं। मैं, लिन फैंग, आज के अपमान को याद रखूंगा। लिन फैंग ने जल्दी से अलग होने की धमकी दी, फिर अपने पैरों पर तेल लगाया और वहां से खिसक गया। यह बुजुर्ग म्यू वहां स्तब्ध खड़ा था, उसका दिमाग खाली था। सीनियर, ये जूनियर बॉक्सिंग किंग है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करना है। एल्डरली ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त किया। मैं बस एक पासिंग कामेन राइडर हूं। ब्लैक टाइगर ने एक निरर्थक टिप्पणी छोड़ी, फिर एक झटके में गायब हो गया। लगभग 10 सेकंड के बाद धीमी गति से प्रतिक्रिया करने वाला एल्डम्यू एल्डरली की ओर चला गया। बड़े ली, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे किससे पूछना चाहिए। एल्डरली ने एल्डम्यू की ओर देखा, फिर उन्होंने आह भरी और कहा, इसे भूल जाओ, चलो अभी वापस चलते हैं। ये लिन फैंग अफवाहों से भी अधिक खतरनाक है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम संभाल सकते हैं। मैं संगठन को इसकी रिपोर्ट करूंगा और उन्हें एक पावर हाउस भेजने को कहूंगा। किसी ने विरोध नहीं किया। एल्डरली के आदेश के तहत वे एक असफल मिशन की निराशा के साथ लौट आए। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। एक मध्य चरण ग्रैंड मास्टर और एक शुरुआती चरण ग्रैंड मास्टर एक मध्य चरण ग्रैंड मास्टर के खिलाफ गए और हार गए, इसकी उम्मीद कौन कर सकता था। दूसरी ओर लिन फैंग लगातार 2 घंटे तक दौड़ता रहा, बाएं और दाएं चकमा देता हुआ, नालों और झाड़ियों के बीच रेंगता हुआ, आखिरकार जियांगचेंग से काफी दूर एक सुदूर स्थान पर पहुंच गया। धिक्कार है, वह हरामी किंग यू वास्तव में बेशर्म है। अधिकारियों को बुलाना एक बात है, लेकिन उसने छिपकर हमला करने के लिए भी किसी को ढूंढ लिया है। वह वास्तव में निष्पक्षता से खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक बार जब मैं अपनी चोटों से उबर जाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस बार मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई जियायू के बगल वाला लड़का वास्तव में फिजिकल कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस कमीने किंग यू ने शायद मुझे स्थापित करने के लिए फिजिकल कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर को उधार देने के लिए बाई जियायू को धोखा देने के लिए किसी योजना का इस्तेमाल किया था। मैं एक पल के लिए लापरवाह हो गया और उस कमीने की चाल में फंस गया। लिन फैंग परित्यक्त जीन शीन घर में बैठे और अपना सारांश और चिंतन शुरू किया। 27 अध्याय 27 किंग यू अवाक रह गया। डिंग। मेजबान ने नियति के बच्चे लिन फैंग के खिलाफ योजना बनाई, जिससे लिन फैंग की असली पहचान उजागर हो गई। वह अब बाई ग्रुप में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं कर सकता, उसे ड्रैगन ग्रुप ने निशाना बनाया है और अब वह वांछित है। लिन फैंग की किस्मत में 5000 की कमी आई। मेजबान को 50,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग। नियति का बच्चा लिन फैंग दिखावा करते समय विफल हो गया, उसके चेहरे पर कठपुतली आफू का पैर पड़ गया, उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो गया और घबराहट में भाग गया। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। लिन फैंग की किस्मत में 8000 की गिरावट आई। मेजबान को 80,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। 1,30,000 खलनायक अंक। ऐसा लगता है कि सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर कदम रखना नियति के बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक झटका था, लेकिन पहचान उजागर होने से लिन फैंग पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। बाई जियायू ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। ये सब बाई जियायू की अपेक्षाओं के अनुरूप था। उदाहरण के लिए, ड्रैगन ग्रुप विशिष्ट कूल उपन्यासों की तर्ज पर चलते हुए आमतौर पर केवल उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के लिए एक इनाम पोस्ट करता है और फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है। जब तक वांछित उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार सक्रिय रूप से मौत की तलाश नहीं करता, ड्रैगन समूह आमतौर पर कोई कदम नहीं उठाएगा। इसलिए नियति के बच्चे का पीछा करने और उसे खत्म करने के लिए ड्रैगन समूह की प्रतीक्षा करने का विचार काम नहीं करेगा। लिन फैंग को मारना कुछ ऐसा था जो उसे खुद करना था। सिस्टम। एक पोजिशनिंग स्लॉट की लागत कितने खलनायक अंक है। चौथा स्लॉट 10,000।
5वां स्लॉट 30,000, छठा स्लॉट 50,000... बाई जीआरयू, ओह, क्या आप क्लैश ऑफ क्लैंस की नकल करने और यहाँ बिल्डर हट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं? निस्संदेह, बाई जीआरयू ने यह बात केवल आंतरिक रूप से ही सोची थी, उसने इसे जोर से नहीं कहा। सिस्टम, 2 स्लॉट खरीदो। बाई जीआरयू के पास कोई विकल्प नहीं था, पोजिशनिंग स्लॉट वास्तव में अपर्याप्त थे, इसलिए वह केवल उन्हें आज्ञाकारी रूप से खरीद सकती थी। डिंग, मेजबान के खलनायक अंक में 40,000 की कटौती की गई। 2 रियल टाइम पोजिशनिंग मैप स्लॉट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। किन्यू को सूची में जोड़ें। मैं देखना चाहता हूं कि बाद में उस आदमी की अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी। बाई जीआरयू के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। जोड़ सफल। जीआरयू, ड्रैगन ग्रुप ने फोन किया और मुझसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा। आन्या और मैं एक यात्रा पर जाएंगे, आप कंपनी में ही रहें। निर्देश देते हुए बाई शूतों की आवाज आई। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था, लिनफैंग के कारण ये यात्रा अनिवार्य थी। आखिरकार लिनफैंग बाई ग्रुप मुख्यालय में सुरक्षा गार्ड थे। अब जब इतनी बड़ी घटना घट गई थी तो उन्हें लिनफैंग से संपर्क करने वाले सभी लोगों और ग्रेवजिया में अपने समय के दौरान किए गए हर काम की पूरी तरह से जांच करने की जरूरत थी। समझ गया, बाई जीआरयू ने लापरवाही से जवाब दिया। बाई ग्रुप में बने रहेंगे, ये कैसे संभव हुआ? किन्यू के दुर्भाग्य का आनंद लेने के बाद उसे अभी भी लिनफैंग पर घात लगाने और उसका पीछा करने के लिए खुद को किन्यू की कृपापात्र के रूप में प्रचन्न करना पड़ा। किसी भी स्थिति में वह बाई ग्रुप बिल्डिंग में नहीं रहेगी। उच्च नियति के कारण उन्हें मारना कठिन हो जाता है और उन्हें मारने का परिणाम कुछ नियति खोना और अंतिम पुरस्कार प्राप्त करने में असफल होना होगा। तो क्या ये ठीक नहीं होगा यदि वह उनका पीछा करती लेकिन उन्हें सीधे मार नहीं देती? योजना एकदम सही थी। कुछ ही समय बाद जब लगभग दोपहर हो गई थी, बाई जीआरयू को जिस खलनायक बिंदु की आशंका थी उसके लिए अधिसूचना सुनाई दी। डिंग, नियति का बच्चा किन्यू उठा। उसने समाचार देखा और पाया कि नियति के बच्चे लिनफैंग का शिकार किया जा रहा था। किन्यू की मानसिकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और वह रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। किन्यू की किस्मत में 15,000 की गिरावट आई। मेजबान को 150,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, नियति के बच्चे किन्यू ने लिनफैंग की कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त होते देखा। उसकी मानसिकता फट गई, उसे लगा कि जीवन ने अपना अर्थ खो दिया है और उसका दिल राख में बदल गया। किन्यू की किस्मत में 7,000 की गिरावट आई। मेजबान को 70,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, नियति के बच्चे किन्यू ने देखा कि लिनफैंग का शिकार किया जा रहा है। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने सीधे शाप दे दिया। लिनफैंग पर बेकार होने का आरोप लगाते हुए उन्मत्त हो गया और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। किन्यू की किस्मत में 8,000 की गिरावट आई। मेजबान को 80,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। पवित्र बकवास 3 लाख खलनायक अंक। लिनफैंग किन्यू का सच्चा प्यार होना चाहिए। आश्चर्य जारी रखने का समय नहीं होने पर बाई जीआरयू ने जल्दी से चिल्लाया, सिस्टम, जल्दी से होलोग्राफिक मॉनिटरिंग मोड चालू करें। मैं किन्यू की वर्तमान अभिव्यक्ति देखना चाहता हूँ। दृश्य तुरंत बदल गया और जो सामने आया वह ये था कि किन्यू ने बड़े बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे। किन्यू का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और वह लगातार अपशब्द बोल रहा था। लिनफैंग, तुम बहुत मूर्ख हो। सुअर तुमसे ज्यादा चालाक हैं। मैंने अभी अभी झपकी ली और देखो तुमने क्या किया। आप ग्रेवजिया की वांछित सूची में आ गए और यह कानून प्रवर्तन ब्यूरो और ड्रैगन समूह का संयुक्त वारंट है। और आप अपने आप को एक सैनिक राजा कहते हैं। आप एक साधारण भेष भी नहीं संभाल सकते। आप बिल्कुल कूड़े के टुकड़े हैं। मैं वास्तव में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया हूं। मैंने पिछली कुछ बार लगन से काम किया और कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस बार मिशन की कठिनाई अंततः कम हो गई और मैं सिर्फ कहानी को ठीक से पूरा करना चाहता था, लेकिन आपको खुद को उजागर करना होगा। ये स्पीचलेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और स्पीचलेस उसे घर आमंत्रित कर रहा है। ... किन्यू ने उग्र रूप से शाप दिया। ये स्पष्ट था कि इस बार किन्यू सचमुच टूट गया था। सिस्टम, यहाँ से निकल जाओ। लिनफैंग को कोसने के बाद क्रोधित किन्यू आंतरिक रूप से दहाड़ने लगा। मेजबान, अब आपको क्या हुआ? जाकर खुद देखो। वह बेवकूफ लिनफैंग वांछित है और निराशा में भाग रहा है। मुझे बताओ, मुझे इस कहानी को कैसे निभाना चाहिए? मेजबान, शांत हो जाए। नियति के बच्चे के पास असाधारण नियति है और उसे पकड़ा नहीं जाएगा। एक बार समय सही होने पर नियति का बच्चा अभी भी विभिन्न कारणों से कहानी के प्रदर्शन के दृश्य की ओर दौड़ेगा। मेजबान, चिंता मत करो। इस सिस्टम की पिछली गलती को देखते हुए इस कहानी के लिए जब तक आप अपना हिस्सा पूरा करते हैं, अन्य कारकों के कारण होने वाली विफलताओं को विफलताओं के रूप में नहीं गिना जाएगा। विलेन रोल प्लेइंग सिस्टम आंतरिक आवाज प्रणाली ने धैर्यपूर्वक स्पष्टीकरण की पेशकश की। किन्यू की लगभग दहती भावनाओं को शांत करने की भरपूर कोशिश की। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनकर किन्यू ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। लिनफैंग के लिए एक सीढ़ी बनने के अलावा किन्यू को नियति के अन्य बच्चों के लिए एक सीढ़ी के रूप में सहायक भूमिका भी निभानी थी। उदाहरण के लिए पुनर्जन्मकर्ता लिनफैंग, दिव्य डॉक्टर ये जियाओफान, ड्रैगन किंग ये चेन और नियति के कई अन्य बच्चे। किन्यू को खलनायक के रूप में अतिथि भूमिका निभाने की जरूरत थी ताकि नियति के इन बच्चों को शक्ति के उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले प्रदर्शन को पूरा करने में मदद मिल सके। संक्षेप में, जियांगचेंग में दिखाई देने वाले नियति के प्रत्येक बच्चे के पास दिखावा करने के रास्ते पर किन्यू से जुड़ा एक दृश्य था। उन सभी को किन्यू पर कदम रखना था। इसलिए किन्यू बहुत व्यस्त था, भाग्य के विभिन्न बच्चों के बीच आगे पीछे दौड़ने में व्यस्त, उनकी प्रतिभा और ताकत को उजागर करने के लिए एक नीची सीढ़ी के रूप में कार्य करना। ऐसा लगता है कि किन्यू को अभी भी नहीं पता है कि वह वही था जिसने लिनफैंग को बेनकाब किया था। बाई जीआरयू ने शरारती मुस्कान बिखेरी। जब किन्यू को लिनफैंग की पहचान उजागर होने का कारण पता चला तो उसने जो अभिव्यक्ति की थी उसके बारे में सोचकर ही बाई जीयू हंसने लगी। जब वह समय आएगा तो यह संभवतः नियति का एक और बड़ा हिस्सा होगा। इस बीच नियति का एक और बच्चा ड्रैगन किंग हॉल के सम्मानित ड्रैगन किंग ये चेन अंततः यात्रा करते हुए देश में पहुंचे और घर को चुराने की प्रक्रिया में थे। बाई फैमिली कंपाउंड में एक साधारण दिखने वाला लेकिन आकर्षक व्यक्ति एक बुजुर्ग के साथ बाई फैमिली के घर पहुंचा। दूसरे भाई, तुम आखिरकार घर लौट आए। बुजुर्ग मास्टर बाई को देखकर खुशी खुशी उनका स्वागत करने के लिए ऊपर गईं। हाँ, सबसे बड़े भाई, इस बार विदेश जाना वाकई खतरनाक था। अगर यह यंग फ्रेंड ये नहीं होता तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता।
ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपने पीछे खड़े शांतचित्त युवक का परिचय बूढ़ी मास्टर बाई से कराया। ये यंग फ्रेंड ये है जिसका नाम ये चेन है। उसकी क्षमताएं असाधारण हैं, वह मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। ये कहने के बाद बुजुर्ग बूढ़े मास्टर बाई के करीब झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया, ये चेन ड्रैगन किंग हॉल का वर्तमान ड्रैगन किंग है। वह युवा प्रतिभा है जिसे मैंने जियाओयू के लिए पाया था। बुरा नहीं है ना? ये चेन की पहचान जानने पर बूढ़ी मास्टर बाई की वृद्ध आंखें तुरंत चमक उठीं। दूसरे भाई, क्या ये सच है? बुजुर्ग, जिन्हें बूढ़े मास्टर बाई दूसरा भाई कहते थे, ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराए। हाँ, सबसे बड़े भाई, संयोग से जियाओयू ने बचपन में एक बार यंग फ्रेंड ये पर दया दिखाई थी। इस बार यंग फ्रेंड ये की देश वापसी उस दयालुता का बदला चुकाने के लिए है। बूढ़ी मास्टर बाई, मिस जियाओयू ने एक बार मुझ पर बहुत दया की थी। मैं इस बार ठीक इसलिए लौटा हूँ क्योंकि मैं जियाओयू से शादी करना चाहता हूँ ताकि उस समय उसके बचाव का एहसान चुका सकूँ। बड़े को इस मामले का उल्लेख करते हुए देखकर ये चेन ने ईमानदारी से इसे स्वीकार किया और बाई जियाओयू से ओल्ड मास्टर बाई से शादी करने का अपना इरादा प्रस्तावित किया। अच्छा, यह उत्कृष्ट है। ये जानकर कि ये चेन ड्रैगन किंग है, बूढ़ी मास्टर बाई खूब मुस्कुराई और तुरंत शादी के लिए राजी हो गईं। अब जब ये जियाओफान अपंग हो गया था और बाई परिवार का आदर्श दामाद बनने में असमर्थ था, तो बूढ़ी मास्टर बाई को चिंता हो रही थी कि बाई परिवार के भविष्य के विकास को कैसे सुरक्षित किया जाए। ये चेन के आगमन ने बूढ़े मास्टर बाई की चिंता को पूरी तरह से हल कर दिया। बूढ़ी मास्टर बाई, इस जूनियर की एक और विनती है। मामला सुलझता देख ये चेन ने जल्दबाजी में ड्रैगन किंग हॉल से एक और विचित्र अनुरोध किया। युवा मित्र, ये बेझिझक बोलें। मैं अन्य स्थानों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ जियांगचेंग में मेरे बाई परिवार का अभी भी कुछ प्रभाव है। बूढ़ी मास्टर बाई को कोई आपत्ति नहीं थी और वे तुरंत सहमत हो गईं। ये चेन थोड़ी देर रुके, अपने शब्द बदले और न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, यह इस तरह है, मैं अभी देश में आया हूँ और मेरी नींव स्थिर है। मुझे एक अवधि के लिए गुमनाम रहने की जरूरत है, लंबे समय तक नहीं, 3 साल पर्याप्त होंगे। इन 3 वर्षों के दौरान मैं जियाओयू के साथ भावनाओं का विकास करूंगा और साथ ही एक सफलता के अवसर की तलाश करूंगा। 3 वर्षों के बाद जब ड्रैगन किंग हॉल का प्रभाव पूरी तरह से देश में प्रवेश कर जाएगा, तब मैं बाई परिवार को एक शीर्ष स्तरीय परिवार की स्थिति तक पहुंचने में पूरी तरह से सहायता करूंगा। युवा मित्र, ये वास्तव में दूरदर्शी है। ये बूढ़ा व्यक्ति प्रभावित है। देश में आसानी से प्रवेश करने से पहले अपने प्रभाव को वैध बनाने की ये चेन की योजना को सुनकर ओल्ड मास्टर बाई ये चेन से और भी अधिक संतुष्ट थे। ये जियाओफान की लापरवाही और अज्ञानता की तुलना में ये चेन एक आदर्श दामाद था जिसकी बाई परिवार को वास्तव में जरूरत थी। अध्याय 28 घर बैठे बैठे आसमान से मटका गिरता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, हे। एक उजाड़ उपनगर में एक रहस्यमय काले वस्त्र वाली आकृति एक जीर्ण शीर्ण घर को भावहीन रूप से देखती रही। मिस्टीरियस ब्लैक रोब फिगर ने एक अल्ट्रामैन एस मास्क और एक बड़ा काला वस्त्र पहना था, जिससे उनके लिंगिया मूल को पहचानना असंभव हो गया। एकमात्र चीज जो उनकी पहचान की पुष्टि कर सकती थी, वह काले वस्त्र पर साहपूर्वक लिखा हुआ अक्षर किन था। ये रहस्यमयी काले वस्त्र वाली आकृति बाई जियाओयू के भेष में थी। बाई जियाओयू की दिव्य भावना बाहर की ओर फैल गई और 5 किलोमीटर का क्षेत्र तुरंत उसकी धारणा में आ गया। बाई जियाओयू की दिव्य भावना के भीतर कई जीर्ण शीर्ण घर थे। घरों की दीवारों पर लंबे समय से वनस्पति ने कब्जा कर लिया था और उनके चारों ओर घास फूस बड़े पैमाने पर उगाए थे, जो दर्शाता है कि यह स्थान कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था। इन टूटे फूटे मकानों के सबसे भीतरी हिस्से में खून से लथपथ चेहरे वाला एक आदमी अपने घावों का इलाज कर रहा था। धिक्कार है, वह लात सचमुच भयानक थी। मेरी नाक की हड्डी कुचल गई थी। लिनफेंग गुस्से में बड़बड़ाया। आफू के हस्तक्षेप के कारण लिनफेंग न केवल दिखावा करने में विफल रहा, बल्कि उसका चेहरा भी दिखावा करने में विफल रहा, जिसे वह सुंदर समझता था, लेकिन वह नहीं था। ये सबसे अच्छा होगा कि मुझे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के पास न जाने दिया जाए, अन्यथा मैं तुम्हें निश्चित रूप से अनुभव कराऊंगा कि सच्ची क्रूरता क्या होती है। और किन यू, मुझ पर घात लगाकर हमला करने की साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार जब मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पता चले कि फूल इतने लाल क्यों हैं। लिनफेंग ने अपनी चोटों का इलाज करते समय जमकर कोसा। अचानक लिनफेंग को अनजाने में अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और एक अशुभ पूर्वाभास उसके दिल में भर गया। लिनफेंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह तुरंत सतर्क हो गया। उनके पिछले अनुभव के अनुसार इस तरह की दिल दहला देने वाली अनुभूति का आमतौर पर मतलब होता है कि वह खतरे का सामना करने वाले थे। धिक्कार है, मुझे इस भूतिया जगह में छुपे हुए पाए जाने की भी उम्मीद नहीं थी। लिनफेंग ने गुप्त रूप से सोचा कि यह बुरा था। बिना समय बचाए लिनफेंग ने तुरंत वहां छिपा हुआ हथियार, एक चुराई हुई छुरी निकाली। घर के बाहर बाई जियाओयू इत्मीनान से चली। उसने जानबूझकर अपने ट्रैक नहीं छिपाए, धीरे धीरे और खुले तौर पर लिनफेंग के घर के पास पहुंची। जब दूरी उचित थी, बाई जियाओयू ने एक आंसू गैस ग्रेनेड और एक मिर्च बम निकाला। ये सभी सिस्टम से थोक मूल्य 1000 विलेन पॉइंट्स पर खरीदे गए थे। बाई जियाओयू के मजबूत तर्कों के बाद सिस्टम ने उन्हें एक बड़ा काला वस्त्र और एक अल्ट्रामैन मुखौटा भी दिया। सटीक निशाना लगाते हुए बाई जियाओयू ने उन्हें धीरे से उछाला और आंसू गैस ग्रेनेड और चिली बम अविश्वसनीय रूप से तेज गति से लिनफेंग के घर में उड़ गए। बूम बूम, 2 तेज विस्फोटों के साथ लिनफेंग का घर तुरंत धुएं से भर गया और आंसू गैस और मिर्च पाउडर हवा में फैल गया। मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरी नाक, लिनफेंग कुत्ते की तरह दर्द से चिल्लाया। आंसू गैस के प्रभाव में लिनफेंग रोती रही। इस वजह से उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखों को अपने हाथों से रगड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखों में मिर्च पाउडर चला गया, जिससे दर्द के कारण आंसू निकलने लगे। उनके चेहरे के घाव भी मिर्च पाउडर से उत्तेजित हो गए, जिससे अत्यधिक दर्द हुआ। बहुत दर्द हो रहा है, कमीने। ये कौन सा निर्दयी कुतिया का बेटा है? जब तक तुम मर नहीं जाओगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, मेजबान ने मार्शल नैतिकता की अवहेलना की, जिसके कारण नियति का बच्चा लिनफेंग टूट गया। लिनफेंग ने बेतहाशा, क्रोधित और हताश होकर शाप दिया। लिनफेंग की नियति 3000 कम हो गई। मेजबान को 30,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, मेजबान की बेईमान रणनीति के तहत नियति के बच्चे लिनफेंग को क्रूर यातना का सामना करना पड़ा, पीड़ा में था और उसकी आंखें फटने वाली थीं। लिनफेंग की नियति 3000 कम हो गई।
मेजबान को 30,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ खतरनाक घर की पहले से ही जर्जर दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। एक आकृति उसमें से उड़ गई, बचने के लिए एक दिशा में पूरी गति से भागने में संकोच नहीं किया। लिन फैंग भाग गए, वह बिना लड़े भाग गया। उसने चोरी की छुरी भी नहीं ली। धिक्कार है, ये बदमाश कहाँ से आ गया? उनके पास कोई आधार रेखा नहीं है। फक, लिन फैंग ने लगातार गालियां देते हुए दर्द सहा। जवाब में बाई जियायू केवल दयालुता से मुस्कुराए। उसने जानबूझकर लिन फैंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। एक्यूपंक्चर के माध्यम से अपनी गहरी माफी व्यक्त करने के इरादे से उसने चुपचाप अपने द्वारा उठाए गए कंकड़ को जंग लगी कड़ाई की सुइयों से बदल दिया। कार्रवाई के माध्यम से लिन फैंग को उसकी ईमानदारी दिखाने के लिए। यदि बाई जियायू के पास सिद्धांत थे तो उनके सिद्धांत की कोई अंतिम सीमा नहीं थी। यदि बाई जियायू की कोई निचली रेखा थी तो उसकी निचली रेखा में कोई सिद्धांत नहीं था। नियति के बच्चे के साथ व्यवहार करते समय बाई जियायू ने खुद को काफी पेशेवर माना। लिन फैंग को अस्त व्यस्त भागते हुए देखकर बाई जियायू ने बिना हड़बड़ी के उसका पीछा किया। हुश हुश हुश, एक एक करके जंग लगी कड़ाई की सुइयां लिन फैंग की सुरक्षात्मक आभा को भेदती हुई उसके शरीर में प्रवेश करती गईं, जैसे कि एक निर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर रही हों। हमला करते समय बाई जियायू ने भी अपनी आवाज धीमी कर ली और लिन फैंग से पूरी तरह से अपरिचित पुरुष आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बच्चे यहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा गुरु को अपमानित करने की? आज ये बूढ़ा आदमी आपको हमारे किन परिवार की ताकत के बारे में बताएगा। बच्चे, तुम बच नहीं सकते। आत्मसमर्पण करो और यह बूढ़ा आदमी तुम्हें शीघ्र समाप्त कर सकता है। बाई जियायू ने एक ऐसी गति बनाए रखी जो न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। एक लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर नौसिखिया होने का नाटक करते हुए हमेशा लिन फैंग से एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। पीछे से खतरनाक शब्द सुनकर लिन फैंग को तुरंत अपने दुश्मन की उत्पत्ति का पता चल गया। उसकी पीठ से चुभने वाला दर्द लगातार लिन फैंग की दर्द भरी नसों को उत्तेजित कर रहा था। लिन फैंग ने शुरू से अंत तक एक भी आवाज नहीं निकाली और बिना पीछे देखे आगे की ओर दौड़ना जारी रखा। किन यू, ये फिर वही हरामी किन यू है। इस बार किन यू ने ऐसे बेईमान बूढ़े व्यक्ति को उसका शिकार करने के लिए भेजा। लिन फैंग क्रोधित थे। इतने सालों तक विदेश यात्रा करने के बाद ये पहली बार था जब लिन फैंग किसी से इतनी नफरत करते थे। पूरी तरह से दुष्ट, बिना किसी निष्कर्ष के, पागल और प्रतिशोधी, ये किन यू पूरी तरह से बदमाश था। ये पहली बार था जब लिन फैंग को इतने दुष्ट दुश्मन का सामना करना पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि उसने इस व्यक्ति को बदनाम कर दिया। ये व्यक्ति इतनी बेतहाशा उसे निशाना बना रहा था। आंसू गैस, मिर्च पाउडर बम, एक प्रतिष्ठित लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर ने वास्तव में ऐसी बेशर्म, घृणित रणनीति का सहारा लिया। लिन फैंग ने अपनी आंखों में असुविधा के बावजूद खुद को अपनी पलकें खोलने के लिए मजबूर किया। जल्दी से पीछे देखा, इस बेईमान साथी को दृढ़ता से याद करना चाहता था। परिणामस्वरूप लिन फैंग ने नकाब पहने हुए एक काले कपड़े वाली आकृति देखी। काले वस्त्र पर स्पष्ट रूप से लिखे चरित्र किन के अलावा कोई अन्य विशिष्ट चिन्ह नहीं थे। अच्छा, सचमुच कैसा स्वामी, कैसा माथत। छिपना और छिपाना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो दिन के उजाले को देखने की हिम्मत नहीं करती हैं। किन यू, कमीने, बस तुम रुको। लिन फैंग ने गुप्त रूप से शपथ ली। अपने गुस्से में लिन फैंग केवल किन यू को दोषी ठहरा सकते थे। डिंग, होस्ट ने नियति के बच्चे लिन फैंग का पीछा किया। लिन फैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, क्रोध से भरा हुआ था, हताश था और सच्चे पीछा करने वाले के सामने शक्तिहीन था। लिन फैंग की किस्मत 9,000 तक गिर गई। मेजबान को 90,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, मेजबान ने नियति के बच्चे लिन फैंग का पीछा किया, जिससे लिन फैंग जीवन या मृत्यु के संकट में फंस गया। जंग लगी कड़ाई की सुइयों ने उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे बड़े खतरे छिपे हुए थे। लिन फैंग की शारीरिक नींव को गंभीर आघात पहुंचा। लिन फैंग की किस्मत में 13,000 की गिरावट आई। मेजबान को 130,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, मेजबान के दबाव के कारण लिन फैंग ने प्रतिक्रिया के बावजूद ब्लड वुल्फ सीक्रेट आर्ट को जबरदस्ती सक्रिय करते हुए सख्त लड़ाई शुरू कर दी। उनकी शारीरिक नींव और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई और उनकी मार्शल आर्ट नींव को भी नुकसान पहुंचा। लिन फैंग की किस्मत में 7,000 की गिरावट आई। मेजबान को 70,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। खलनायक अंक जमा होने की आवाज के साथ बाई जियायू को समझ में आया कि लिन फैंग अपने जीवन के लिए लड़ रहा था, लेकिन ये सामान्य था। उसके शरीर में सैकड़ों जंग लगी कड़ाई की सुइयां फंसी हुई थी। अगर लिन फैंग ने सख्त लड़ाई नहीं की तो उसे सचमुच चाकू मार दिया जाएगा। लिन फैंग को अचानक तेजी से बढ़ता देख बाई जियायू ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ देर तक पीछा किया, जब तक कि लिन फैंग सुरक्षित बचकर उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। तभी बाई जियायू रुकी। इस बार किन यू के बारे में कहा जा सकता है कि घर पर बैठे बैठे ही दोष आकाश से आ गया। उसका मानना था कि किन यू को आगे बहुत कुछ निपटाना होगा। 29 अध्याय 29 नेवला, इसे थप्पड़ मारकर मार डालो। वैसे सिस्टम, अगर मैं अपने विशेष संविधान को जागृत करना चुनता हूं तो क्या जागृति के परिणामस्वरूप मेरे साधना क्षेत्र में सुधार होगा? वापस जाते समय बाई जियायू को अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। उसके खलनायक अंक अब 10 लाख से अधिक हो गए थे, जो सर्वोच्च उत्तम शरीर को जागृत करने के लिए आवश्यक राशि के 1/3 तक पहुंच गए थे। इस दर पर 3 मिलियन जमा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि पहले उसकी खेती में सुधार को प्राथमिकता दी जाए या उसके विशेष संविधान को जागृत किया जाए। मेजबान, निश्चिंत रहें, संविधान को जागृत करने में एक क्षेत्र उन्नयन पैकेज शामिल है। सिस्टम का निर्णायक उत्तर सुनकर बाई जियायू ने अंततः अपना मन बना लिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे राहत मिलेगी। चूंकि संविधान को जागृत करने से उसके साधना क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से पहले संविधान को जागृत करने का चयन करेगी। दायरे को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं करते हुए सुप्रीमियन एक्सक्लूसिव बॉडी द्वारा अकेले खेती के लिए दिए गए अपार लाभ 3 मिलियन खलनायक अंकों के लायक थे। जो उत्तर वह चाहती थी उसे पाने के बाद बाई जियायू ने वास्तविक समय स्थिति मानचित्र की जांच करते हुए फिर से एक साथ कई कार्य किए। वर्तमान में मानचित्र पर 4 बिंदु थे, 2 सफेद बिंदु, 1 लाल बिंदु और 1 पीला बिंदु। 2 सफेद बिंदु क्रमशः दिव्य डॉक्टर ये जियाओफान और सैनिक राजा लिन फैंग का प्रतिनिधित्व करते थे। लाल बिंदु नंबर 1 हत्यारा गुई क्यूई था। पीला बिंदु बड़ा मूर्ख किन यू था, जिसे आंतरिक आवाज प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था।
ये जियाओफान हमेशा की तरह जियांगचेन फर्स्ट अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उनकी आत्मा मजबूत बनी रही, एक बहुत ही लचीला, एक पैर वाला आदमी। लिन फैंग का स्थान अभी भी घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रुका नहीं था, शायद रहस्यमय ब्लैक रोब फिगर द्वारा पीछा किए जाने के डर से। गुई क्यूई, जिन्हें कुआइशॉ बाबर शॉप के शिक्षक टोनी के नाम से भी जाना जाता है, एक शांत जीवन जी रहे थे। वह हमेशा की तरह विश्वविद्यालय जिले के पश्चिम उपनगर में ही रहा। इसे देखते हुए मुख्य कथानक शायद अभी तक शुरू नहीं हुआ था और वह वर्तमान में चुपके की स्थिति में था। किन्यू का स्थान आश्चर्यजनक नहीं था। जियांगचेन के सबसे बड़े मनोरंजन क्लब पैराडाइज ऑन अर्थ में संभवतः नशे में मौज मस्ती के जीवन में व्यस्त था। ये बहुत आपत्तिजनक था। बाई जियायू ने विवरण नहीं देखा। मानव, एक फी की आवाज आई। बाई जियायू ने नीचे देखा। यह एक बड़ा, दो पैरों वाला नेवला था जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। यह क्या था? एक पीली चमड़ी वाला प्राणी जो मान्यता की तलाश में था। ऐसा लग रहा था कि उसने लिन फैंग का इतनी दूर तक पीछा किया था कि वह किसी पीली चमड़ी वाले प्राणी से टकरा गई थी। इंसान, मैं तुम्हें इंसान जैसा दिखता हूँ या भगवान? पीली चमड़ी वाले प्राणी ने बाई जियायू को आशा भरी निगाहों से देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। बाई जियायू, ये बात कर सकता है, लेकिन ये बहुत बदसूरत है। बाई जियायू के पास इस प्राणी के उबाऊ सत्यापन खोज वाले खेल के लिए समय नहीं था। उसने अपनी उंगलियों से अपने कान के पीछे चांदी के बालों की एक लट को ब्रश किया और एक उदार मुस्कान पेश की। उतरते बादल पाम। बाई जियायू ने अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा किया और अपनी हथेली को जमीन पर पीली चमड़ी वाले प्राणी की ओर दबाया। बूम! जमीन पर एक विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया। प्रिंट के केंद्र में मिट्टी में वेल्डेड एक चपटा पीला कृंतक था। एक खलनायक से सत्यापन के लिए पूछ रहे हो? क्या बेवकूफ़ है? बाई जियायू ने अपने गृहनगर से एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण वाक्यांश को पीछे छोड़ दिया और हल्के से चली गई। देर हो रही थी। अगर उसने जल्दी नहीं की तो वह अंधेरा होने से पहले शहर वापस नहीं आएगी। बेशक बाई जियायू भी सीधे वापस उड़ान भरने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन स्पिरिट पत्थर बहुत महंगे थे। एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए 10,000 खलनायक अंक, एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए 1,00,000 अंक। आखिर कौन इसे वहन कर सकता है? घटती आध्यात्मिक ऊर्जा के युग में रहते हुए आध्यात्मिक शक्ति का संरक्षण करना सबसे अच्छा था। ब्लेड के किनारे पर अच्छे स्टील का प्रयोग करना चाहिए। अगर कुछ जरूरी न हो तो वह भाग भी सकती थी। 1 घंटे बाद बाई जियायू उपनगरों में पहुंची, एक सवारी वाली कार ली और सीधे घर चली गई। रास्ते में बाई शूतोंग ने यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि बाई जियायू कहाँ है। बाई जियायू ने टहलने के बहाने से इसे टाल दिया और दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। फिर एक निश्चित धनवान महिला का फ़ोन आया, जिसका मोटे तौर पर मतलब था कि बाई जियायू को घर लौटने के लिए एक जरूरी मामला था। हालांकि हैरान होकर बाई जियायू सहमत हो गई। आखिरकार धनवान महिला नामात्र के लिए उसकी दत्तक माँ थी। उनके बीच एक तरह का माँ बेटी का रिश्ता था, इसलिए मना करना आसान नहीं था। इसके अलावा बाई जियायू ये भी देखना चाहती थी कि बाई परिवार के मुखिया इस बार क्या योजना बना रहे हैं। जैसे ही रात हुई, पूरे दिन व्यस्त बाई जियायू ने बाथटब में आराम किया। डिंग! डेस्टिनेशन के बच्चे किन्यू को बटलर द्वारा वितरित ड्रैगन ग्रुप से धन्यवाद का एक प्रशंसा बैनर मिला। ये जानकर कि लिन फैंग को रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में वही था, किन्यू पूरी तरह से हतप्रभ रह गया, फिर गुस्से में आ गया और अपशब्द बोलने लगा। किन्यू की नियति में 5,000 की कमी हुई। मेजबान को 50,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग! नियति के बच्चे किन्यू को लिन फैंग की पहचान उजागर होने के बारे में सच्चाई पता चली। क्रोधित और मानसिक रूप से टूटे हुए किन्यू की नियति 2,000 तक कम हो गई। मेजबान को 20,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग! नियति के पुत्र किन्यू को लगा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर कथानक की प्रगति में बाधा डाल रहा है। आंतरिक आवाज प्रणाली से पूछताछ करने पर कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे इसके प्रति संदेह पैदा हुआ। संदेह का बीज बोया गया। किन्यू की किस्मत में 30,000 की गिरावट आई। मेजबान को 300,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। खलनायक बिंदु जमा सूचनाओं की अचानक तिकड़ी ने बाई जियायू को चौंका दिया, जिससे वह सदमे में आ गई। हालांकि पलक झपकते ही बाई जियायू सामान्य स्थिति में आ गई, शांति से वापस लेट गई और खुद का आनंद लेना जारी रखा। इस बीच जियांगचेन से 12 किलोमीटर दूर एक उजाड़ जंगल में लिन फैंग खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। धिक्कार है किन परिवार जंग लगी कड़ाई की सुई को छिपे हुए हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। वास्तव में घृणित और बेशर्म, पूरी तरह से बेशर्म। लिन फैंग ने अपने हाथ में दर्जनों कड़ाई की सुइयों को गुस्से से चौड़ी आंखों से देखा। सुइयां उसके अंगूठे से अधिक लंबी नहीं थीं, बहुत पतली, स्पष्ट रूप से दर्जी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुई की तरह। अब तक उसने जो दर्जनों चीजें निकाली थीं, उनमें से हर एक पर जंग के निशान थे। वे स्पष्ट रूप से जंग लगी कड़ाई सुई का एक बैच थे। उसके शरीर के अंदर अभी भी कम से कम 300 से 400 ऐसी सुइयां थीं, जो लगभग उसकी पूरी पीठ पर फैली हुई थीं। धिक्कार है, मैं ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का ब्लड वुल्फ सोल्जर किंग, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक विदेशों में दबदबा बनाए रखा, पहले कभी इतना गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। किन्यू, कमीने, बस रुको, मैं तुम्हें 10 गुना भुगतान करवाऊंगा। जितना अधिक लिन फैंग ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। सैकड़ों जंग लगी कड़ाई की सुइयां, यहाँ तक कि वह एक सैनिक राजा टेटनस का सामना नहीं कर सका। यदि वह विदेश में होता तो ठीक रहता। वह अपने अधीनस्थों से कुछ डॉक्टरों को आज्ञाकारी रूप से सहयोग करने के लिए कह सकता था और कुछ स्वास्थ्य लाभ के बाद वह मूल रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वह ग्रेट जिया में अकेला था। उस अंधे ड्रैगन समूह ने उसे निशाना बनाया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि वह वास्तव में अस्पताल गया होता तो ड्रैगन समूह और किन्यू के गुर्गे शायद तुरंत आ जाते। लिन फैंग ने एक असहाय आह भरी। आखिरकार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं लापरवाह था, धोखा खा रहा था।